क्वेश्चन ये था, ये तो बहुत आसान सा सवाल था कि वृद्धावस्था सम्मान भत्ता की अगर बात की जाए तो अभी हाल ही में पहले ये 2500 हुआ करता था, लेकिन 1 अप्रैल 2023 से इसे बढ़ा के कर दिया 2750। यहाँ दो तीन चीज़ें आप लोग भत्ते के रूप में या पेंशन के रूप में याद कर सकते हो। यानी कि एक तो पेशेंट है जो है एड्स के पेशेंट होते हैं, एड्स के पेशेंट को पहले मतलब अभी भी उतनी ही इनके लिए 2250 रुपये है इनको दिए जाते हैं पर मंथ। अच्छा, जो हरियाणा के अंदर कैंसर के पेशेंट हैं, कैंसर में भी ध्यान रखिएगा, जो 3rd और 4th स्टेज का कैंसर है और उसकी पारिवारिक आय 3 लाख रुपए से कम है, 3 लाख रुपए से कम है, ठीक है ना, 3 लाख रुपए से कम है। ये इन दोनों की 3 लाख वाली कैटेगरी तो इधर भी है और इधर भी है, दोनों जगह ही है, लेकिन यहाँ स्टेजेस भी डिफाइन कर रखी है। तो इनको महीने के कितने दिए जाएंगे, 2500 रुपये दिए जाएंगे। विकलांगता की बात करते हो, विकलांगता में भी कितना 60% विकलांगता होनी चाहिए, बाकी फैमिली आईडी में वो अंत्योदय परिवार रहना चाहिए। इन सभी के लिए भी जो है ना कितना रुपए पेंशन है, इनके लिए भी 2750 रुपये पेंशन है, ठीक है ना। विधवा की बात करते हो, विधवा पेंशन कितनी है, तो विधवा पेंशन भी बढ़ा के अब कितनी हो गई है, 2750 है। अच्छा, बुढ़ापे की पेंशन के लिए एक करंट अफेयर इवन आज ही का है, अगर आपने सुबह पढ़ा हो, पहले सुबह 5 बजे वाला वीडियो देखते हो आप लोग, तो उसमें मैंने पढ़ाया था क्या कि पहले क्या था, 2 लाख रुपए तक की आय थी, मतलब जिन परिवार की 2 लाख रुपए तक की आय है ना, उन्हीं को ही जो है ना ये बुढ़ापा पेंशन मिलती थी, अदरवाइज बुढ़ापा पेंशन मिलती नहीं थी। लेकिन अब इसको क्या किया, एक लिमिट इसकी बढ़ा दी और इसका क्राइटेरिया 2 लाख से बढ़ा के 3 लाख रुपए कर दिया गया है। ये बात भी आप लोगों को जरूर याद करनी है, इंपॉर्टेंट है एग्जाम पर्सपेक्टिव आपके लिए, ठीक है, तो इसको याद रखना, ये अच्छी बात है आपके लिए। अगली बात है, वृद्धावस्था सम्मान भत्ता के लिए पात्रता की आय 2 लाख से बढ़ा के कितनी कर दी है, 3 लाख रुपए। अब आप कहोगे सर आज के करंट अफेयर में है, ये बजट में है, बताओ ना। बजट में कहा कि हम ऐसा करेंगे और आज का करंट अफेयर मतलब ये ऑफिशियली लेटर पास कर दिया गया है। उसका मैंने एक लेटर भी अपने वीडियो के साथ स्क्रीनशॉट डाला है कि ये देखिएगा साइन किया हुआ लेटर है हालिया का, जिसके अंदर आपका आई थिंक ये कल के दिन का, कल पता नहीं परसों के दिन का लेटर था जब इसको फाइनल साइन करके भेजा गया था। तो इसमें घोषणा की गई है और यहाँ पे फाइनल कर दिया गया। तो मतलब पढ़ा तो मैंने यहाँ पे भी दिया है, पढ़ा मैंने दोबारा भी देता हूँ ताकि वो चीज़ें याद रह जाए आपके आगे, ठीक है। वरिष्ठ नागरिकों को एक ही छत के नीचे सभी स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध करवाने के लिए कौन सी योजना स्टार्ट की गई है। भैया बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये चीज़ें, बहुत ही ज़्यादा, मतलब मैं जो आपको पढ़ा रहा हूँ, अगर देखो बजट में से क्वेश्चन बनते हैं तो यहाँ से बहुत ही ढंग से सवाल बन सकते हैं आपके। वरिष्ठ नागरिकों को एक ही छत के नीचे, मतलब वरिष्ठ कौन है, 60 साल से ऊपर के जो नागरिक है उनको एक ही छत के नीचे सारी मेडिकल सुविधाएं देने के लिए एक योजना है, वरिष्ठ नागरिक सेवा आश्रम योजना। आपसे अब पेपर में सवाल ऐसा बन जाएगा कि बताओ वरिष्ठ नागरिक सेवा आश्रम योजना है, उसका संबंध किससे है। उसका संबंध है कि जो वरिष्ठ नागरिक है उनको एक ही छत के नीचे सभी प्रकार की मेडिकल हेल्प करने के लिए, टू प्रोवाइड मेडिकल एड टू सीनियर सिटीजन, इसके लिए ये योजना है वरिष्ठ नागरिकों के लिए आश्रम योजना, इसको याद रखिएगा आप लोग। इसके बाद में क्या है सर, किस योजना के अंतर्गत 2 लाख परिवारों को कवर किया जाएगा। मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना 2021 की एक बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है अंत्योदय परिवार उत्थान योजना। देखो आपको यहाँ पे ना ये चीज़ें याद रहती होंगी कैसे, जैसे आप लोगों ने कभी पढ़ा हो इनको, आपके पास में एक तो पहला जो पॉइंट था वो ये है कि 2020 को हरियाणा सरकार ने अपने को किस रूप में सेलिब्रेट करवाया था। 2020 को हरियाणा गवर्नमेंट ने कैसे सेलिब्रेट किया था, इसको कहा था सुशासन दिवस के रूप में कहा था, ठीक है ना, सुशासन संकल्प वर्ष के रूप में पुकारा था। ये अगर बात आपको याद आती है तो इसको जरूर याद रखना, सुशासन संकल्प वर्ष। अच्छा 2021 की बात करते हो तो 2021 जो है ना, 2021 के अंदर हरियाणा ने किस रूप में सेलिब्रेट किया, 2021 को हरियाणा सरकार ने सेलिब्रेट किया इसको सुशासन परिणाम वर्ष, सुशासन परिणाम वर्ष। सुशासन परिणाम वर्ष का संकल्प वर्ष का मतलब है कि हमने 2020 में ये टारगेट लेके चले हैं कि गुड गवर्नेंस, अच्छा गवर्नेंस हम लोग करेंगे, ऐसा हमारा उद्देश्य है, ऐसा हमारा टारगेट है। ये भी बात आप लोगों को यहाँ से याद कर लेना है डियर, ठीक है ना।
राधे 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 राधे। ठीक है, दिल लगा के पढ़िएगा माय डियर, ठीक है ना। मैं कमेंट में ध्यान दे नहीं पा रहा हूँ, पर आप भी समझते होंगे शायद ये चीज़ अच्छी ही है। हाँ, तुम्हें बुरा तो नहीं लगता ना, तुम्हें कहीं वो तो अच्छा नहीं लगता कि मैं हर बात पे आपको ध्यान तवज्जो दूँ। हालांकि देखो, ये तो हर इंसान को अच्छा लगता ही है कि मैं हर पॉइंट पे आपको वैल्यू दूँ, लेकिन मैं आपको शायद इससे ज़्यादा, कई गुना ज़्यादा वैल्यू दे रहा हूँ। ये बात डायरेक्ट समझ में नहीं आ रही, ये बात इनडायरेक्ट समझ में आ रही है। मतलब मैं आपके टाइम की कदर कर रहा हूँ, ठीक है ना, तो उसको थोड़ा ध्यान से समझिएगा। तो चलिए सेशन की शुरुआत में आगे बढ़ रहे हैं हम लोग। क्या कह रहे हैं, मैंने इसलिए कहा कि कोई ऐसा उल फिजूल कमेंट मत कर देना जिससे कुछ गलत हो, ठीक है ना, जिससे हमारी मान मर्यादा पे कुछ बात आए और जिससे आपकी मान मर्यादा पे बात आए, कि आपके संस्कारों पे बात उठ जाए सीधी सीधी। तो कोई उल फिजूल कोई बात ऐसी मत लिख देना जिससे मतलब मान स्टार IQ यूट्यूब चैनल की ये मान मर्यादा रखे तो ज़्यादा ठीक रहेगा, है ना। हाँ, तो सर क्या कह रहे थे कि 2020 सुशासन संकल्प वर्ष मनाया गया। सुशासन मतलब गुड गवर्नेंस, संकल्प का मतलब होता है कि हम लोग टारगेट लेके चलेंगे भैया अच्छा शासन चलाने वाले हैं। और कहा कि हमने 2020 में जो योजना सेटअप की थी, अभी उसी योजना का रिजल्ट आप लोग देखने वाले हो। कौन से में, 2021 के अंदर आप रिजल्ट देखोगे, ठीक है। अच्छा, ये तो बात ठीक है, पर 2021 में ना एक बात और थी क्या, कि ऑक्सीजन की बहुत भारी कमी पड़ गई थी, आपको अगर पता हो तो। इसी करके 2021 को ऑक्सी-1 वर्ष के रूप में भी सेलिब्रेट किया गया, ठीक है। ये याद रखिएगा, ऑक्सी-1 वर्ष, ठीक है, ऑक्सी-1 वर्ष के रूप में सेलिब्रेट किया गया 2021 को। ये बात बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और कहा गया क्या, कि हम लोग 2021 के अंदर, 2021 में 3 करोड़ पौधे लगाएंगे। कितने पौधे लगाएंगे? 3 करोड़ जो है वो पौधे लगाएंगे। एक तो बात यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट हुई। इन पौधों को किस रूप में लगाएंगे? इन पौधों को कहा कि हम लोग ना पंचवटी के रूप में सेलिब्रेट करेंगे। पंचवटी के रूप में, पंचवटी के रूप में जो है ना, इसको गाँव के अंदर लगाया जाएगा। अच्छा, इसके लिए इतने सारे पौधे आएंगे कहाँ से? इसी के लिए एक एप्लीकेशन भी स्टार्ट की गई जिसका नाम रखा गया ई पौधशाला, ठीक है, ई पौधशाला। ई पौधशाला का जो मतलब है वो क्या है? ई पौधशाला, ई पौधशाला का मतलब है भैया कि हरियाणा के अंदर सरकारी नर्सरी जितनी भी है, सरकारी नर्सरी, जितनी भी सरकारी नर्सरी है, उन सरकारी नर्सरी से फ्री में पौधे ले सकते हैं, ठीक है ना। फ्री में पौधे ले सकते हैं, ठीक है, फ्री में पौधे ले सकते हैं, फ्री में पौधे ले सकते हैं। इसका मतलब है साधारण सा यही आपका, ठीक है। तो ई पौधशाला मोबाइल एप्लीकेशन के तहत ऐसा ही हुआ, ठीक है सर। 2000 हम लोगों ने क्या किया कि 21 को तो चलो इस रूप में सेलिब्रेट कर दिया, समझ में आ गई ये बात हमें। लेकिन अगली बात इंपॉर्टेंट क्या है हमारे पास में यहाँ पे, कि और क्या हुआ? 2020 को तो सुशासन संकल्प वर्ष मना लिया, 2021 को सुशासन परिणाम वर्ष मना लिया। अब 2000 अगला जो साल आया है हमारा, ठीक है ना, अगला साल आया है तीसरा, 2022 आया है हमारा। 2022 को हमने मनाया अंत्योदय, ठीक है ना, अंत्योदय, ठीक है ना, अंत्योदय वर्ष के रूप में जो है ना सेलिब्रेट किया। अंत्योदय का मतलब है जहाँ पे 1,80,000 तक की जिनकी इनकम नहीं है उनको इस इनकम तक लेके जाना, ऐसा टारगेट जो है ना वो हमारा रहेगा। ये याद कर लेना है डियर आप लोगों को, ठीक है ना। अब क्या बात रहेगा? अगला है हमारा 2022 के बाद में 2023 है, अब जो चल रहा है हमारा 2023 को इन्होंने कहा है कि देखो भैया ऐसा है कि गरीब तो बहुत हो गए, अब सारे के सारे गरीबों का इलाज भी करने वाले हैं, ठीक है ना। तो अब क्या करने वाले हैं? अंत्योदय जो है, इस योजना के तहत अंत्योदय निरोगी वर्ष मना रहे हैं हम लोग, अंत्योदय निरोगी वर्ष सेलिब्रेट कर रहे हैं हम लोग 2023 को। के अलावा हम लोग एक और वर्ष मना रहे हैं, वो क्या है? वो है हमारा श्री अन्न वर्ष के रूप में भी सेलिब्रेट कर रहे हैं हम लोग, ठीक है ना। श्री अन्न, श्री अन्न का मतलब है अंतर्राष्ट्रीय मोटे अनाजों का वर्ष हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं। मोटे अनाज का वर्ष भी हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं। एक्चुअली तो इसको पूरी दुनिया कर रही है, 2023 को UNO यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन भी कर रहा है, ठीक है ना। और इसको 2023 को जो है ना हमारा इंडिया भी कर रहा है, ठीक है, इंडिया भी कर रहा है और हरियाणा भी कर रहा है स्पेशली। इसका मतलब ये है कि हम लोग बढ़ावा दे रहे हैं, किसको हम बढ़ावा दे रहे हैं? बाजरा, हम बढ़ावा दे रहे हैं मक्का, ठीक है ना, हम बढ़ावा दे रहे हैं जवार, ठीक है ना। इन मोटे अनाजों को खाने में, इनके प्रोडक्ट बनाने में बढ़ावा दे रहे हैं। जैसे कि हरियाणा के अंदर एक डिपार्टमेंट है जिसका नाम है हैफेड, पता होगा आप लोगों ने, सुना ही होगा हैफेड, जिसकी स्थापना 1 नवंबर 1966 को हुई थी। जिसके चेयरपर्सन का नाम क्या है? जिसके चेयरपर्सन का नाम है कैलाश भगत। कैलाश भगत, इसने बाजरे के बिस्किट बनाए हैं हरियाणा में सबसे पहले, ठीक है ना। बाजरे के बिस्किट जो है ना इसने तैयार किए हैं, ठीक
ठीक है। तो ये सब चीज़ें आप लोगों को पता होनी चाहिए, अंत्योदय क्या है, अंत्योदय से रिलेटेड क्या है, सब बातें आपको अंदाजन याद रहनी चाहिए। और आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो कौन से बच्चों के लिए, अगली बात, चलो ये तो हो गया ना अंत्योदय परिवार उत्थान वाला। इसके बाद में ये है कि कौन से बच्चों के लिए रेड क्रॉस सोसाइटी स्कूल का संचालन किया करेगी, विशेष दिव्यांग बच्चों के लिए। रेड क्रॉस सोसाइटी हालांकि अभी भी करती है, रेड क्रॉस सोसाइटी जो है ना ये दिव्यांग बच्चों के लिए करती है। मुझे ढंग से याद आ रहा है 9th क्लास के अंदर हिसार में एक रेड क्रॉस सोसाइटी है, वहाँ पे 7 दिनों का कैंप लगा था। वहाँ पे मैं रहा था और मतलब अपने स्कूल को रिप्रेजेंट किया था मैंने वहाँ पे, और मैं वहाँ पे 200 स्टूडेंट आए थे वो दिन, मुझे बहुत ढंग से याद है। मुझे 200 स्टूडेंट में से बेस्ट स्टूडेंट का अवार्ड मिला था। उन दिनों मेरी लिखाई बहुत अच्छी होती थी, अभी उतनी अच्छी नहीं रही क्योंकि पढ़ाते पढ़ाते डिजिटल बोर्ड पे जल्दबाजी आ गई। पहले मैं बहुत सुंदर सुंदर लिखा करता था, राइटिंग अच्छी थी, और इसके अलावा स्पीच में तो मैं हमेशा से शायद अच्छा ही रहा होगा। मैंने स्पीच बहुत अच्छी दी थी, मतलब बना तैयार करके 7 दिन तक लगातार स्पीच ही देते थे, सुबह सुबह एक स्पीच अच्छी दी थी, मतलब बहुत बढ़िया तरीके से बोला था। और कुछ एक्टिविटी थी, पेंटिंग एक्टिविटी थी, और मतलब कई सारी ऐसी आर्ट एंड कल्चर की एक्टिविटी थी जहाँ थोड़ा थोड़ा ध्यान आ रहा है अब। तो उन सभी एक्टिविटीज़ में मैं अच्छा था, तो मुझे एक टिफ़िन गिफ्ट किया गया था, एक सर्टिफिकेट भी मेरे पास में पड़ा है, वो भी मुझे बेस्ट रेड क्रॉस सोसाइटी का मतलब स्टूडेंट का अवार्ड दिया गया था वहाँ पे। तो ये उस जगह मैंने देखे थे, बहुत सारे ऐसे बच्चे थे जो दिव्यांग थे, यानी कि जिनको दिखाई नहीं देता था। अक्सर बच्चे वहाँ पे बहुत ज़्यादा थे, मतलब अंधे बच्चों का स्कूल था वो। और अभी एक्चुअली ये हर जगह नहीं होता है। अब क्या है कि रेड क्रॉस सोसाइटी इसे और जगह, मतलब ये तो एक सोसाइटी में पढ़ा रहे हैं, इनके लिए अलग अलग जगह जो है ना वो भी खोले जाएंगे आपके। तो ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है आपका, ठीक है ना। तो विशेष वह दिव्यांग बच्चों के लिए जो है ना ये खोला जाएगा, ये याद रखना आप लोग। खाद्य नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता का मामले की बात करते हो आप लोग, तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो देखो 15 जिले के अंदर कौन सी 15 जिलों में कौन सी मशीनों के द्वारा आवश्यक वस्तुओं का वितरण किया जाएगा। ई वेइंग मशीनों का वितरण किया जाएगा, ठीक है ना, जिससे सामान वगैरह लिया खरीदा बेचा जा सकता है। श्रमिकों के लिए बच्चों के निर्माण स्थलों पर जो है वो क्या खोला जाएगा, क्रैंच प्ले स्कूल व साइट स्कूल। आप लोग ना एक सब्जेक्ट पढ़ना, अगर आप लोग यूपीएससी ईपीएफओ की प्रिपरेशन कर रहे हो, ठीक है ना, तो एक सब्जेक्ट पढ़ना आप लोग, और सब्जेक्ट आप लोग ये पढ़ोगे, सब्जेक्ट का नाम है आपका इंडस्ट्रियल एंड लेबर लॉ। इस सब्जेक्ट को पढ़ना आप लोग। जब इंडस्ट्रियल लेबर लॉ आप लोग पढ़ते हो ना, तो उसके अंदर ये आता है, किसी ने पढ़ा हो तो बता देता हूँ, बाकी मैं बता रहा हूँ सब्जेक्ट में है क्या। उसके अंदर कुछ सेफ्टी रूल्स है आपके, OHSC कुछ कोड्स हैं आपके। एक्चुअली उन कोड का अनुसार क्या होता है कि किसी भी जगह पे महिलाएं अगर काम करती है, लिमिट है, जैसे पहले 30 महिलाएं थी लेकिन अब 50 कर दिया। अगर किसी भी जगह पे 50 या 50 से ज़्यादा महिला काम करती है और उनके अगर 6 साल तक का बच्चा है, तो उस कॉन्ट्रैक्टर को कहिएगा जिसने उनको ठेके पे मजदूरों को रख रखा है, या उस कंपनी को ये चाहिए कि वहाँ पे क्रैंच खोलना बहुत ज़रूरी है, छोटे बच्चों का छोटा एक स्कूल खोलना बहुत ज़रूरी है। तो महिलाएं तो काम लग जाएगी। अब 6 साल का वो टंडा वो तैयार हो गया, ठीक है ना, तो वो दिक्कत करेगा, शरारत करेगा, मतलब बच्चा है यार, 4-5 साल का बच्चा था, वो बहुत ही उल फिजूल की एक्टिविटी करता है, और उस एक्टिविटी में उसको बिल्कुल ये नहीं पता होता कि मैं सही कर रहा हूँ गलत कर रहा हूँ। तो कोई जब वहाँ पे कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है, वो बच्चा मान लेते हैं कोई ऐसा पेड़ के लिए पिलर, ऐसे मतलब पिलर लगा रखा है, कहीं सेटरिंग वगैरह बांध रखी है, तो बच्चा बेचारा वो तो ऐसे हिला दे, ऊपर सारे आके गिर जाए, मर जाएगा, कुछ भी कर सकता है मतलब। तो ऐसा है कि कहते हैं महिलाएं पढ़े, उनके लिए वहीं पे ही क्रंच खोला जाएगा। ये तो नियम है OHC का, इंडस्ट्रियल लेबर लॉ 2020 के बाद में 1 अप्रैल 2020 से ही एक्टिव हो गए हैं इंडिया के अंदर, सेफ्टी लॉ वगैरह सारे, ठीक है। वो कभी आपने पढ़े हो तो बता रहा हूँ मैं, उसमें से एक निकाल के पॉइंट आप लोगों को। यहाँ ये है कि हमारे इस बार बजट में ये कहा गया है कि श्रमिकों के लिए श्रमिकों के बच्चों के लिए निर्माण स्थलों पर क्या खोले जाएंगे, क्रंच व प्ले स्कूल व साइट स्कूल खोले जाएंगे। सर थोड़ा और एक्सप्लेन कर सकते हो इसको? देखो क्या है, थोड़ा और करता हूँ। वैसे ये बहुत बड़ा है अपने आप में, पूरा इंडस्ट्रियल लेबर लॉ पढ़ने में काफ़ी टाइम लग सकता है, लेकिन इतना तुम समझ लेना फिलहाल के लिए कि जहाँ कंस्ट्रक्शन हो रही होती है वो साइट बहुत बड़ी, इन द सेंस जैसे कोई हॉस्पिटल बन रहा है बहुत बड़ा, या कोई 20-25 माले की बिल्डिंग बन रही है, एक रात में तो नहीं बन सकती है। मुहावरे भी बहुत तूने सुना है कि एक रात में कोई महल नहीं बना करते हैं, टाइम लगता है, ठीक है। तो वक्त लगेगा, वक्त कितना, 2 साल 3 साल 4 साल के प्रोजेक्ट होते हैं एक्चुअली ये।
अच्छा, उस 4-5 साल के प्रोजेक्ट में क्या होता है कि अब 5 साल तक का बच्चा अगर वो कंस्ट्रक्शन करते रहे, अब स्कूल नहीं होगा आसपास में, वो स्कूल पढ़ाने लायक है नहीं वहाँ पे, तो उनके लिए क्या करे, वो एक साइट स्कूल खोल दे, उसी साइट का ही स्पेस ले, और कोई बच्चा नहीं है, बस वहाँ जितनी लेबर काम कर रही है, लेबर बहुत ज़्यादा हो जाती है। अब मैंने लिमिट भी बता दी कि 50 महिलाएं होगी, तो लगभग 50 बच्चे हो गए, किसी का 2 भी हो तो 100 बच्चे हो गए, बहुत बड़ा स्कूल हो गया ना अपने आप में। इनके लिए स्कूल है या साइट स्कूल खोला जाएगा। हालांकि तो लेबर लॉ में ये भी कहा गया कि टोटल जो ओवरऑल बिल्डिंग है आपकी, उस बिल्डिंग का जैसे मान लेते हैं कि 100 करोड़ की बिल्डिंग बन रही है, तो आपका 2% टोटल कॉस्ट का 2% लेबर को देना पड़ेगा। मिनिमम 1% है, 1 से नीचे नहीं दे सकते, मैक्सिमम जैसे मान लो टोटल 100 करोड़ का, तो उसमें से 1 करोड़ जो है ना, मिनिमम 1 करोड़ से कम जो है ना वो देना पड़ेगा उनके वेलफेयर के लिए, या मैक्सिमम वो 2 करोड़ तक भी दे सकता है। हाँ, मैक्सिमम तो कितना भी दे सकता है, पर 1 से 2 के बीच में जो है ना वो देना ही होगा। ये बात है आपकी, ये नियम है, कहने का मतलब ऐसा है। खैर, श्रमिकों के बच्चों के लिए श्रमिकों के रजिस्ट्रेशन के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में क्या खोले जाएंगे, लेबर हॉस्पिटल खोले जाएंगे। नेशनल कैपिटल हमारा दिल्ली रहा। और श्रमिकों के लिए देखो, वेलफेयर स्कीम जब पढ़ रहे हो, आपके सिलेबस में स्पेशली वेलफेयर स्कीम मेंशन की है। वेलफेयर कल्याण किनका किया जाता है, जो कि मजदूर है, जो समाज का एक नीचा तबका है, उसी को ऊंचा उठाने के लिए कल्याण है। कल्याण उसका थोड़ा ना होगा जिसका मतलब सालाना इनकम होता हो 50 लाख का, 1 करोड़ का इनकम होता हो, उनका कल्याण की क्या जरूरत है, वो तो कल्याण हमारा कर दे तो बहुत बढ़िया है। भाई कोई ऐसा है, मैं तो कहता हूँ कि मुझे कोई गोद ले ले आके उठा के ले जाए, भाई मैं कहता हूँ धन्य हूँ मैं, तो बहुत अच्छा काम हो जाएगा, तो वो तो हमारा कल्याण कर सकते हैं ना। लेकिन कल्याण उनकी जरूरत है जिनके हैंड टू माउथ लिविंग है, जिन्हें लायक ही रोटी मिल रही है, समझिएगा, उनके कल्याण की जरूरत है ना। तो पेपर में ये जो पॉइंट है ना, मेरा इस बात का कहने का मतलब है, ये जो श्रमिक वर्ड जहाँ पे भी दिख रहा है ना, इस पे थोड़े से चौकन्ने हो जाना, यहाँ से क्वेश्चन बनने की पॉसिबिलिटी है थोड़ी सी। श्रमिकों के लिए नेशनल कैपिटल के अंदर लेबर हॉस्पिटल खोले जाएंगे। लेबर हॉस्पिटल सर कोई अलग रहेगा क्या? हाँ, लेबर हॉस्पिटल अलग है। लेबर हॉस्पिटल अलग इसलिए रहेगा कि ये जो काम करते हैं मजदूर, इनको अलग से फैसिलिटी दे पाए हम लोग, इसलिए सरकार ने ऐसा किया है। श्रमिकों के बच्चों के लिए ट्यूशन अनुदान, छात्रावास शुल्क, पुस्तकों की, कंप्यूटर, व्यावसायिक और उच्च शिक्षा के लिए कौन सी योजना बनाई है? इस योजना का नाम है मुख्यमंत्री श्रम योगी प्रतिभावान योजना। भैया बहुत ही चौकन्ने होकर सुनना इस बात को, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। क्या है श्रम योगी प्रतिभावान योजना, क्या है? आप पेपर सीधा ही सवाल पूछेगा। भाई इसका मतलब ये है कि जो गरीब बच्चे, गरीब भी नहीं कहूंगा मैं, जो मजदूर हैं, जो काम कर रहे हैं, अब वो गरीब इंडिकेट कर लो या आप लोग श्रमिक इंडिकेट कर लो, तो मैं एक्चुअली श्रमिक कहूंगा तो ज़्यादा ठीक रहेगा, क्योंकि मैं गरीब कह दूंगा तो तुम 1,80,000 वाला स्लैब में ले आओगे कि सर मेरी फैमिली आईडी में भी 90,000 है, मुझे भी स्कूल में पढ़ने दिया जाएगा। नहीं, तुम्हें नहीं, क्योंकि अगर आपने ई श्रम पोर्टल पे अपने आप को रजिस्ट्रेशन करवा रखा है, आप हरियाणा सरकार की तरफ से ऑफिशियली लेबर में आते हैं। आप लेबर में भी कैटेगरी है आपकी, स्किल्ड लेबर है, सेमी स्किल्ड लेबर है और अनस्किल्ड लेबर है। यानी कि एक तो होता है पूर्णतः कुशल लेबर होगा, एक होगा इसको कुछ कुछ काम आता है, कुछ नहीं आता, नया नया ही सीखा है, एक इसको भाई साहब कुछ नहीं आता है, केवल बोझा ढोता है, ईंटें ढोता है, इतना काम कर सकता है ये। तो इनके लिए प्रावधान रखे गए, इन्हीं के बच्चों के लिए। अब इन्हीं के बच्चों के लिए, जैसे मान लेते हैं कि मैं अनस्किल्ड वर्कर हूँ, मुझे स्किल नहीं पता मतलब मुझे ना ही तो मैं मिस्त्री हूँ, मतलब मुझे घर बनाना नहीं आता है, ना ही मैं कोई और प्रकार का काम कर सकता हूँ। हाँ, मुझे इतना बहुत ढंग से आता है कि मैं ईंटें बड़ी उठा के अच्छी लेके जाता हूँ, 10-10, 15-15 ईंटें लेके जा रहा हूँ, बढ़िया से रोड़ी है, बजरी है, क्रेशर है, ये सब कुछ उठा के लेके जा रहा हूँ। ठीक है, मेरा बालक भी है। अब मेरा बालक है बेचारा, मैं रोड़ी बजरी क्रेशर ढो रहा हूँ, तो बालक पढ़ेगा कहाँ पे? तो इसके लिए क्या किया जाए? अच्छा, उनको स्पेशली पढ़ाना भी है, वो तो क्रंच खोल दिया, तो 6ठी क्लास तक है ना, छोटा बच्चा ही होता है। अब बड़े डांगर हो गए सर जी मेरे बालक, तो मेरे बालक मेरे बराबर हो गए। अब क्या किया जाए? उनको फिर थोड़े एजुकेशन है उस लेवल को भी बढ़ा देना है। जैसे उनको व्यावसायिक एजुकेशन है, बिजनेस एजुकेशन है, और इसके अलावा हायर एजुकेशन भी हो सकती है, कंप्यूटर है, ट्यूशन फीस है, हॉस्टल फीस है, किताबों की खर्चा है। ये तो वहां तो नहीं खोले जा सकते ना। हाँ, ये वहां नहीं खोले जाएंगे, ये कहीं भी जाके पढ़ रहे हैं उसके लिए उनको अनुदान दिया जाएगा, मतलब रियायत मिलेगी। मैं मेरी मजदूरी कर रहा हूँ, कोई इश्यू नहीं है, मेरा बालक जाके पढ़ाई कर रहा है वहां पे, पता नहीं गुलछरे उड़ा रहा है, टिंगर क्या कर रहा है, राम जानो। हाँ, अभी ऐसा हुआ नहीं है, मैं तो वैसे बता रहा हूँ, ठीक है ना। अभी मान लो कुछ भी कर रहा है वो, तो फिर क्या होगा? तो मैं उस को पढ़ाने के लिए, सरकार जो है ना उसको पढ़ाने के लिए ऐसा कुछ कर देगी ये। ठीक बात है, चलिए समझ गए आप लोग। चलिए सर जी आगे बढ़ते हैं, अगली बात पे जाते हैं हम लोग। बहुत ही प्यारा सवाल था। अगला सवाल है कि प्रत्येक जिले में लगभग कितने एकड़ में अमृत वन विकसित किए जाएंगे? 5 एकड़ के अंदर। ये अपने आप में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। क्या सर जी अमृत सरोवर योजना तुमने कभी सुनी होगी? तो पहले वो सुनो।
अमृत सरोवर योजना का शुभारंभ कब किया गया था? इसका शुभारंभ किया गया था सर जी 1 मई 2022 को हरियाणा के सोनीपत के नाहरा गांव से। और ये योजना है अगली आपकी अमृत वन योजना। अमृत सरोवर और अमृत वन दोनों में फर्क समझना। अमृत सरोवर है तालाब को ठीक ठाक रखने के लिए, हरियाणा के तालाबों को झील बनाने के लिए। यूं समझो भैंसों के स्विमिंग पूल जो है ना उनको थोड़ा सुधारा जाएगा, उनमें नया पानी भरा जाएगा, बढ़िया, ठीक है ना, भैंस भी राजी हो जाएगी ना, हाँ मेरी जिंदगी सुधर जाएगी, हाँ बढ़िया तरीके से। भाई स्विमिंग पूल भैंसों का ही है ना, वो क्या है, तो उसको बढ़िया सुधार दिया जाएगा। लेकिन अमृत वन क्या है? अमृत वन है यहाँ पे पेड़ पौधे हैं जिसके अंदर आपके बड़ है, पीपल है, नीम है, अशोक का पेड़ है, या वट है, आम है, खजूर हुआ है, अमरूद है, वट एवर जो भी आपके दिमाग में फ्रूट्स पौधे आ रहे हैं, जामुन वगैरह जो भी हैं, इन सब को लगाया जाएगा। पर हर जिले में लगभग कितने एकड़ ओवरऑल कवर किया जाएगा? हर जिले में 5 एकड़ में। बहुत प्यारा सवाल है। अमृत वन में कौन से पौधे लगाए जाएंगे? तो ये पौधे लिख रहे हैं, देखो सीता अशोक है, कृष्णवट है, कदम है, पीपल है, नीम है वगैरह वगैरह, जो इनको फंस जाएंगे सारे पौधे लगा देंगे हम। 200 गांवों में बनिया विकसित करने के लिए कौन सी योजना स्टार्ट की गई है? क्या बात है भैया, बनी जानते हो, जानते ही होंगे, गांव से आए हो, कौन सा अमेरिका से आए हो, हाँ जानते ही हो, गांव से संबंधित रखते हो। गांव की बनी है और गांव की बनी में पौधे लगाएंगे, उसको हरी भरी करेंगे, उसको इसी का नाम जो है ना वो हरियंका बनी कर दिया, उसका नाम हरियंका बनी पुनर्वास कर दिया गया। गांव का जो बनी का क्षेत्र है उस बनी के अंदर क्या करेंगे, लगभग हरियाणा के 200 गांवों में बनियां विकसित की जाएगी, जिसके अंदर हरियंका बनी हरा भरा क्षेत्र जो है ना वो कर दिया जाएगा। जिसमें आपका हो सकता है बबूल का पेड़ है, कोई और ऐसे पेड़ है जिसमें लगाए जाएंगे। खाली सुनी पड़ी बनी का अच्छा है कि उसमें हरा भरा रह जाए, तो हरियाणा का जो पर्यावरण का लेवल है ना वो थोड़ा अच्छा रहेगा। पर्यावरण का लेवल जो है ना हरियाणा का थोड़ा थोड़ा जो ना वो सुधरा रहेगा। ये बात भी आप लोगों को याद रखनी है डियर, ठीक है। चलिए थोड़ा आगे जाते हैं। अगली बात क्या है हमारे पास में? अगली बात हमारे पास में है प्लग एंड प्ले। प्लग एंड प्ले की बात करते हो आप लोग, तो इसमें क्या विकसित किया जाएगा? लेस फ्लैटेड फैक्ट्री का कॉम्प्लेक्स। ये क्या होता है सर जी? प्लग एंड प्ले। प्लग एंड प्ले का मतलब ये होता है आपका मेरा ना गला बड़ा दुख रहा है इसलिए मैं बीच बीच में टॉफी सी ले रहा हूं। एक सेकंड रुको, पानी पीते हैं। जी इसका क्या आंसर है? लेस फ्लैटेड फैक्ट्री कॉम्प्लेक्स होगा। फैक्ट्री कॉम्प्लेक्स है जहां पे मैन्युफैक्चरिंग हब है ना, उस पर खास तौर का तो ध्यान रहेगा ही रहेगा, ठीक है। प्लग एंड प्ले सेक्टर क्या होते हैं? जिनके अंदर ना जैसे ऐसे कुछ इक्विपमेंट्स रहते हैं एक्चुअली, जिनको आप लोग जो है ना यहाँ लिया और दूसरे के साथ में कस्टमाइज ऐड कर देते हो। तो ऐसे फैक्ट्रीज के अंदर बहुत सारे रहते हैं ना, जैसे मान लेते हैं कि प्रिंटर का कार्ड हो गया, एक प्रिंटर का टोनर अलग हो गया, एक प्रिंटर की इंक अलग होगी, दोनों तीनों चीज़ों को मर्ज करके आप लोग जो है ना चीज़ें जोड़ा करते हैं, ठीक है। तो वो प्लग एंड प्ले वाला है। स्टार IQ एप्लीकेशन पे मिलेगा इसका PDF, ठीक है। अगला है कि अनुसूचित जाति के उच्च उद्यमियों व सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों के लिए मूल्य में कितनी छूट दी जाएगी? ये 20% की छूट दी जाएगी भाई, ठीक है। ध्यान से देखना सवाल क्या है। अनुसूचित जाति का है मतलब शेड्यूल कास्ट हो गया। उद्यमी मतलब क्या है? बिजनेसमैन भी हो गया। अब ये क्या है? बिजनेसमैन कौन सा? जो अनुसूचित जाति का है। फॉर एग्जांपल मैं SC हूं, ठीक है ना, शेड्यूल कास्ट में आया मैं, और मैं बिजनेसमैन भी हूं। तो मैं अगर सूक्ष्म और लघु उद्योग, जैसे फॉर एग्जांपल मैं इसको कहूंगा MSME उद्योग के अंदर आता हूं और तब मैं जमीन लेता हूं उसके लिए, तो मुझे जमीन खरीदने पर 20% की छूट दी जाएगी सरकार के द्वारा। सवाल का मतलब ये है आपका, ठीक है। अगला, डेटा सेंटर पार्क कहाँ खोले जाएंगे तथा स्थापना के लिए जो है ना क्या किया जाएगा, मतलब कहाँ कहाँ पे स्थापना की जाएगी? अंबाला और गुरुग्राम के अंदर डेटा सेंटर जो है ना खोला जाएगा। इनकी स्थापना के लिए पूंजीगत ब्याज, सबवेशन और स्टाम्प शुल्क में छूट दी जाएगी। डेटा सेंटर होंगे जहाँ पे आप लोग कंप्यूटर का डेटा सेंटर जानते ही हो, कंप्यूटर से रिलेटेड या सब लोगों का जो डेटा है ना वो कलेक्ट करने के लिए बड़े बड़े डेटा सेंटर सर्वर्स लगाए जाते हैं। हरियाणा में 2 डेटा सेंटर बनने वाले हैं, एक तो लगेगा अंबाला के अंदर लगेगा और एक लगने वाला है जी कहाँ पे? गुरुग्राम के अंदर लगेगा, ठीक है। अगला क्या है सर हमारा? अगला है हमारा विश्व स्तरीय प्रदर्शनी सह व्यापार के अंदर कौन कौन से जिलों के अंदर खोले जाएंगे? विश्व स्तरीय प्रदर्शनी और सह व्यापार के अंदर
ये भी प्यारा सवाल है। फरीदाबाद और पानीपत के अंदर विश्व स्तरीय प्रदर्शनी। फरीदाबाद के अंदर तो आपको वैसे भी पता है एक अंतर्राष्ट्रीय सूरजकुंड मेला लगता है, तो वहाँ पे अपने आप में ही आप बिजनेस का एक मॉडल सेट कर ही चुके हो। और इवन हरियाणा सरकार ने कह दिया, अभी रिसेंट जो मेला लगा था, आप मेरे रेगुलर फॉलोअर्स हो तो आप लोगों को याद होगा कि ये मेला कब लगा था बताना। चलिए मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ, कमेंट करने की इजाज़त मैं ये कहूँ कि आप कमेंट करके मुझे ये बताओ कि ये मेला कब लगा था, इस बार कौन से नंबर का था, पार्टनर नेशन कौन सा था, पार्टनर स्टेट कौन से थे, इस बार का है और इसके पिछले बार वाला भी, ये दोनों बार वाले मुझे कमेंट में बता दो। सीक्वेंस में एक पूरा मैसेज बना के लिखो, देखते हैं अगर आपको याद है तो बताना, अब याद है तो, अदरवाइज तो बाद में लिखोगे तो मर्जी है तुम्हारी। मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क, ये लॉजिस्टिक पार्क वो होते हैं जिसमें आप लोग जैसे फ्लिपकार्ट अमेजोन वाला नहीं, वही पार्क है ये। इनको कहाँ विकसित किया जाएगा, इनको हिसार, अंबाला और महेंद्रगढ़ के अंदर 3 लॉजिस्टिक पार्क है, ये सेटअप होने वाले हैं आपके। प्यारा सवाल है। रेलवे के लिए हमने क्या किया है भैया, रेलवे लाइन कहाँ पे बनने वाली है, कैथल और बहादुरगढ़ के अंदर। कैथल और बहादुरगढ़ के अंदर जो है ना आपका रेलवे लाइन बनने वाली है। पीडब्ल्यूडी की बात करते हैं हम लोग, तो पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट है ना, इसके अगर बात की जाए तो हरियाणा में कितने किलोमीटर लंबी सड़कों का सुधार किया जाएगा। तो हरियाणा के अंदर 5000 किलोमीटर लंबी सड़कों का सुधार किया जाएगा, ये याद रखना। सड़कों से संबंधित तुम्हें एक बात याद होगी, जिस भी सड़क के ऊपर ऐसे ही मील का पत्थर लगा होता है, रेड कलर का मील का पत्थर लगा हुआ है, तो रेड नहीं एक्चुअली नारंगी कलर है, प्रॉपर कलर जो होता है ना ये नारंगी कलर होता है, नारंगी कलर का लगा हुआ है, तो वो कैसी सड़क है, वो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में आती है, यानी कि गांव सड़क है, गांव की सड़क है। यही अगर आपका येलो कलर का लगा होता तो कौन सा होता है, नेशनल हाईवे होता। यही अगर आपका जो है ना स्टेट हाईवे के लिए बात करते हो तो ग्रीन कलर का हो जाता। ब्लू या ब्लैक जो है ना आपका वो किसके लिए होता है, वो डिस्ट्रिक्ट रोड के लिए होता है आपका, ठीक है ना। तो ये तीनों आप लोगों को जो है वो याद कर लेना है डियर, ठीक है। एससीओ पार्टनर रहे थे, 36वां मेला था, 3 से 19 फरवरी तक था, ठीक है। नेपाल पार्टनर रहा है, ये गलत बोल दिया है किसने, नेपाल एमपी, ये गलत है बेटा, नेपाल और एमपी पार्टनर ना रहे। ये किसके पार्टनर पता है, नेपाल और एमपी, ये पार्टनर थे उसके अंतर्राष्ट्रीय गीता उत्सव के। मैंने तुम्हें सूरजकुंड पूछा है। नाबार्ड सहायता से कितने किलोमीटर चौड़ी सड़कों को चौड़ा किया जाएगा, तो लगभग 554 किलोमीटर लंबी सड़कों को नाबार्ड के सहायता से। नाबार्ड का फुल फॉर्म बताना अगर पता हो तो। कितने हरियाणा में आरओबी आरयूबी का निर्माण किया जाएगा, टोटल 36 किए जाएंगे ये सड़कों के लिए। 215 करोड़ रुपए की लागत से एलिवेटेड सड़क बनेगी बहादुरगढ़ में, और एलिवेटेड रोड बनने वाले हैं हिसार में, एक 723 करोड़ रुपए की लागत से। ये निहाल कर देंगे, रोड बना देंगे, समझो ऊपर 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 ऊपर, बहुत ही ज़्यादा ट्रैफिक होने लग गया है हिसार में। जन स्वास्थ्य की बात की जाए तो क्या है सर, कितने किलोमीटर लंबी सीवर लाइन बिछाई जाएगी, 100 किलोमीटर लंबी जो है ना वो सीवर लाइन बिछाई जाएगी आपकी, ये भी याद कर लेना है डियर, ठीक है ना। सिंचाई एवं जल संसाधन की बात करते हैं हम लोग, तो किस योजना के तहत पानी की कमी वाले जो क्षेत्र हैं उनके अंदर पीजोमीटर, जो आपके लिक्विड एरिया है उसको चेक करते हैं, लिक्विडिटी को चेक कर रहे हैं एक्चुअली, इसके लिए स्थापित किए जाएंगे। अटल भूजल योजना के तहत 1000 पीजोमीटर स्थापित होंगे। हरियाणा के ग्राउंड वाटर लेवल को मेंटेन करने के लिए, चेक करने के लिए कितना लेवल वाटर का यहाँ पे है, उसके लिए मीटर है पीजोमीटर आपका, और यहाँ 1000 पीजोमीटर हरियाणा में सेटअप किए जाएंगे अटल भूजल योजना के तहत। कितने एकड़ खेती योग्य कमांड को सिंचाई की, जैसे मान लेते हैं लगभग जो है ना सिंचाई के तहत 2.5 लाख एकड़, ऐसे एरिया जो बंजर पड़ा है, सेम वाला इलाका है जहाँ पे खेती हो नहीं पा रही है, ऐसे 2.5 लाख एकड़ को सिंचाई योग्य बनाया जाएगा हरियाणा सरकार के द्वारा। कितने ऑन फार्म वाटर टैंक बनाए जाएंगे, ये तो छोड़िएगा, ठीक है। उसके बाद में ये तो सेम हो गया क्या, ऑन फार्म हाँ, कितने सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली के तहत बोरवेल जो है ना लगाए जाएंगे। मतलब देखो सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली के तहत 2000 रिचार्ज बोरवेल है, ये बहुत ही ज़्यादा अच्छे वाले हैं। रिचार्ज बोरवेल का मतलब है कि आपका ग्राउंड वाटर लेवल है वो धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है डियर, ठीक है ना। और ग्राउंड वाटर लेवल अगर खत्म होता जा रहा है तो उसको ऊंचा उठाने के लिए क्या करें, बारिश आए सारा पानी इकट्ठा होता है वो वेस्ट बहाएं, उससे अच्छा कि सारा पानी जमीन के अंदर डाल दें, रिचार्ज बोरवेल हम स्टार्ट कर दें, ठीक है। इसके लिए है ये। खेती योग्य कमांड क्षेत्रों को खालों को पुनर्वास करने के लिए, जो खेती के अंदर खाड़े होते हैं ना, खाड़े नाले जिनको बोलते हो आप लोग, तो 24 से 40 फीट तक के, ठीक है ना, MCQ कम बनने
बनने का चांस है। 10 जलाशयों का निर्माण कहाँ पे किया जाएगा? महेंद्रगढ़ के निजामपुर खंड के अंदर। हाँ, ये याद कर सकते हो, यहाँ पे 10 जलाशयों का निर्माण किया जाएगा। SYL के लिए कितने पैसे दिए हैं? ये क्वेश्चन अच्छा है। 101 करोड़ पैसे दिए हैं SYL के लिए। सतलुज यमुना लिंक के लिए कितना पैसा मिला है? 1 करोड़ मिला है। SYL की लंबाई बता सकते हो आप? बता सकते हो तो बता देना आप लोग, ठीक है ना। एनर्जी की बात करते हैं तो कितने मेगावाट क्षमता के नए थर्मल प्लांट का निर्माण किया जाएगा? 800 मेगावाट क्षमता का थर्मल प्लांट का निर्माण किया जाएगा। किस योजना के तहत 70,000 सोलर पंप स्थापित किए जाएंगे? पीएम कुसुम योजना। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। प्रधानमंत्री कुसुम योजना है ये। प्रधानमंत्री कुसुम योजना के तहत टोटल 70,000 पंप है ना, वो सेटअप किए जाएंगे हरियाणा के अंदर। वेरी इंपॉर्टेंट है, प्रधानमंत्री जी की योजना है जो कृषि का मानधन बढ़ाने के लिए, कृषि उपहार लेके जाने के लिए एक महाअभियान सरकार ने स्टार्ट किया हुआ है ये। गौशाला, गुरुकुल, महिला हॉस्टल, जितने भी हरियाणा के अंदर सरकारी डिपार्टमेंट है, इन सभी की छत के ऊपर सोलर पैनल लगाने का भी टारगेट रखा है हरियाणा सरकार ने। अच्छा, पर्यटन की बात करें तो कौन से जिलों में सफारी पार्क बनेंगे? सबको पता है, गुरुग्राम और नूह। अगर मेरे रेगुलर फॉलोअर्स रहे हो तो पक्का ये नाम याद हो गया होगा। गुरुग्राम में 6,000 एकड़ और नूह में 4,000 एकड़, दोनों को मिला के 10,000 एकड़ में सफारी पार्क बनाया जाएगा। महेंद्रगढ़ के चौवन ऋषि प्राचीन पहाड़ी है, उसको पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जाएगा हरियाणा के अंदर। सूरजकुंड के अंदर अक्टूबर-नवंबर 2023 में भी एक नया मेला लगेगा, सूरजकुंड वाला। अभी तो मैंने पूछा ही था आप लोगों को। परिवहन की बात करते हैं तो किलोमीटर प्रणाली के तहत हरियाणा में 1,000 बसें, 200 मिनी बसें चलाई जाएगी। अच्छा, रोडवेज का जो घाटा हो रहा है उस घाटे को बचाने के लिए भी कुछ कोशिश करेंगे, देखेंगे कैसा हो रहा है। मतलब राजस्व रिसाव प्रणाली है, उसको चेक करेंगे। ये क्वेश्चन तीसरा इंपॉर्टेंट होगा, सभी जिलों में कौन सी प्रणाली स्टार्ट होगी? ई टिकटिंग प्रणाली। याद है तुम्हें, राष्ट्रपति जी हरियाणा में आई थी 29 नवंबर 2022 को, और कुरुक्षेत्र से इन्होंने योजना को लॉन्च किया था, ई टिकटिंग प्रणाली। तो वो ये योजना है, राष्ट्रपति द्वारा शुरू की गई, और तो ये क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। सिटी बस सेवा रेवाड़ी नगर निगम और इसके अलावा 9 शहरों में स्टार्ट की जाएगी। इसके अलावा बस पोर्ट सेटअप किए जाएंगे गुरुग्राम, बल्लभगढ़, हिसार, सोनीपत, करनाल वगैरह में। कौन से जिलों में सिटी इंटरचेंज, ये इंपॉर्टेंट होगा। सिटी इंटरचेंज जहां पे आप शहरों को बदल सकते हो, एक बड़ा पोर्ट बना दिया जाएगा। मतलब जैसे आप लोग रेलवे स्टेशन पे जंक्शन होते हैं ना, इस टाइप से ही आपका जो ना ट्रांसपोर्ट आप बदल सकते हो इस शहर से दूसरे शहर के लिए। ये गुरुग्राम के अंदर बनाया जाएगा आपका। वरिष्ठ नागरिकों को देखो, वरिष्ठ नागरिक यानी कि जो 60 साल के लोग थे, उनको पहले क्या था, 65 साल के अगर हो जाते थे ना तो उनको किराए में रियायत मिला करती थी, मतलब 50% किराया लगता था। अब क्या कर दिया, अब ये घटा के कर दिया 60 साल। अगर वो 60 साल के भी हैं तो इनके किराए में रियायत मिलेगी इनको। नए वाहनों का रजिस्ट्रेशन होगा अब डीलर पॉइंट के ऊपर, ठीक है ना। ये आप इसमें इसके लिए याद कर सकते हो, जो आपका मोटर व्हीकल एक्ट आप पढ़ रहे हो या रोड सेफ्टी पढ़ रहे हो, उसके लिए जरूरी है। नए ड्राइविंग प्रशिक्षण एवं अनुसंधान शिक्षण कहाँ स्टार्ट होंगे? भिवानी और नूह में। ये क्वेश्चन बन सकता है, मैं अभी भी कह रहा हूँ, वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लेना आप लोग इन बातों को। नए वाहनों का रजिस्ट्रेशन कहाँ होगा? डीलर पॉइंट के ऊपर होगा। नए ड्राइविंग प्रशिक्षण एवं अनुसंधान शिक्षा केंद्र भिवानी और नूह के अंदर होगा। ये जो 2-3 लेक्चर है ना, इन 2-3 लेक्चर को बहुत ही ज़्यादा बार पढ़ लेना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपके ये लेक्चर। इनको आप लोग घोल घोल के पी जाना अच्छे से, मज़ा आ जाएगा आप लोगों को। इन तीनों चारों को मैं मर्ज करके एक सिंगल वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा, जिससे आप लोग बहुत ढंग से इन चीज़ों को याद भी कर पाओ। अच्छा, हेली हब कहाँ पे स्थापित होगा? गुरुग्राम में 26 एकड़ के अंदर। पायलट को प्रशिक्षण देने के लिए नया खरीद जो क्या होने वाला है, 10 सिंगल इंजन ट्रेनर एयरक्राफ्ट होगा। मतलब एक 10 तो सिंगल इंजन और इसके अलावा मल्टी इंजन एयरक्राफ्ट भी खरीदे जाएंगे, जिससे पायलट को ट्रेनिंग दी जा सके। अच्छा, खाद्य एवं भू विभाग की बात करते हैं तो तांबे के खनिज ब्लॉक। अच्छा, तांबे की बात करते हो, खनिजों की बात करते हो तो एक ही जिला दिमाग में आता है, और वो जिला है कौन सा सर? महेंद्रगढ़ है। महेंद्रगढ़ के अंदर गोलवा गांव है, वहां पे तांबे के खनिजों की बोली वगैरह के लिए प्रस्ताव रखा जाएगा, क्योंकि वहां पे होता ही ज्यादा है, ये याद रखना। शासन व लोक प्रशासन की बात करते हैं तो जींद में क्या स्थापित होगा? अग्निशमन सेवा प्रशिक्षण, यानी कि जहां पे आप फायर ब्रिगेड वाली जो सर्विसेज है ना, उसको सीखा जा सकता है। चंडीगढ़ के विधानसभा परिसर बनने वाला है, नया बनेगा हमारा अलग से, उसके 50 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा है। चंडीगढ़ सरकारी कर्मचारियों के लिए एक बहुमंजिला इमारत छोड़ सकते हो, कोई जरूरी नहीं। गृह मंत्रालय की बात की जाए तो साइबर अपराधों के मामलों की जांच के लिए मोबाइल फोरेंसिक साइंस यूनिट होगी। ये साइबर अपराध क्या होते हैं? आप यहाँ बैठे हो, बैठे बैठे आपने क्या किया कि कुछ गड़बड़ कर दिया, मेरे कंप्यूटर से कोई डेटा चुरा लिया, आपने मेरे अकाउंट से कहा छेड़छाड़ कर दी, तो ये साइबर अपराध है एक प्रकार के। इन अपराधों को रोकने के लिए
मोबाइल फॉरेंसिक साइंस यूनिट होगी। क्यों? ये चलता ही फिरता एक चेक करने के लिए, ट्रैक करने के लिए। लोग क्या, अभी मान लो कि मैं कहीं हैकिंग वैकिंग कर रहा हूँ तो किसी जगह पे बैठ के ही कर रहा हूँ ना, तो ये क्या करते हैं, ट्रैक करते करते आएंगे और पकड़ के ले जाएंगे। तो ऐसा करने के लिए ये सेटअप जो है ना हरियाणा के अंदर घोषणा की गई है। विस्फोटों व नशीले पदार्थों का पता लगाने के लिए कौन से ट्रेनिंग सेंटर स्थापित होंगे? हाउस कैनाइन ब्रीडिंग कम सेंटर है, ये सेटअप्स होंगे। और ये विस्फोटक पदार्थ जो लेके कैरी करते हैं कहीं रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड पे, या जो अपने साथ लेके कहीं आते जाते हैं, तो उनको रोकने के लिए ऐसा है ये। इंफॉर्मेशन की बात करते हो, लैंग्वेजेस की बात करते हो, कल्चर की बात करते हो, सूचना, जनसंपर्क, भाषा और संस्कृति, इसके लिए सबसे पहला सवाल है मान्यता प्राप्त मीडिया कर्मियों को कैशलेस चिकित्सा सुविधा। जो मान्यता प्राप्त वैलिड मीडिया कर्मी हैं उनको कैशलेस, बिना पैसे के उनको मेडिकल हेल्प दी जाएगी। और जिस भी पर्सन ने जो 60 साल का हो गया है, 20 साल तक उसने मीडिया कर्मी का काम किया है, तो उसको मासिक पेंशन भी 10,000 रुपये की दी जाएगी। ये भी घोषणा है। कितने जिलों में ई लाइब्रेरी स्थापित होगी? तो ये अंबाला, भिवानी, हिसार, रेवाड़ी, करनाल, गुरुग्राम, इनमें जिला स्तरीय ई लाइब्रेरी खोली जाएगी। वैसे पूरे ओवरऑल हरियाणा में 1000 ई लाइब्रेरी खोली जाएगी। ठीक है, ये ऑलरेडी पढ़ चुके हैं हम लोग। ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पंडित लक्ष्मी चंद कलाकार सामाजिक सम्मान के तहत कितनी राशि दी जाएगी? एक नया अवार्ड स्टार्ट किया गया है, पंडित लक्ष्मी चंद सम्मान। इसके लिए 10,000 रुपये प्रति माह जो है ना ये दिए जाएंगे, याद रखना। हरियाणा के अंदर लोक परंपराओं को बढ़ावा देने के लिए योजना कौन सी स्टार्ट की है? हरियाणवी कला प्रसार योजना। ये सवाल भी पूछा जा सकता है आपसे, ये भी महत्वपूर्ण सवालों में से एक है। हरियाणा के अंदर एक योजना स्टार्ट की गई है जिसका नाम है लोक परंपरा। लोक परंपरा हमारी जो नेटिव आपकी जितनी भी चीज़ें हैं, जैसे कि कोई नाच हो गया, कोई गाना हो गया, कोई सांग हो गया, स्वांग हो गया, इन परंपराओं को बढ़ावा देने के लिए हरियाणा के अंदर कौन सी योजना स्टार्ट की गई है? तो इसका नाम है हरियाणवी कला प्रसार योजना। अंत्योदय योजना के तहत लाभार्थियों के लिए सीधे उनको पहुंचने के लिए सेवा सेतु पोर्टल है। ये जो गरीब है और गरीब के पास में सीधा डायरेक्ट पहुंचना चाहता है, वो स्प्रे आपकी एग्जांपल से हो सकती है, राख की हो सकती है, या कुछ ऐसे नेचुरल चीज़ों की स्प्रे हो सकती है जिससे एनवायरनमेंट को कोई नुकसान नहीं पड़ेगा। हाँ, लेकिन जो कीड़े मकोड़े हैं वो मर जाएंगे बस। तो इसी के लिए जो है ना ये ड्रोन, हरियाणा के अंदर पहली महिला ड्रोन पायलट ये बनी है निशा सोलंकी। ये सवाल बन सकता है। महाराणा प्रताप बागवानी सेंटर है करनाल में, वहां पे इन्होंने ड्रोन प्रशिक्षण जो खुद ने तो किया ही है, ट्रेनिंग सीखी है, औरों को भी ट्रेनिंग दे रही है, किसानों को। लेकिन भविष्य के लिए टोटल सरकार कितना खोलने वाली है, याद रखना। भविष्य के लिए 500 युवाओं के लिए जो है ना ऐसा खोलने वाली है सरकार, ये भी याद रखना। जितने भी बच्चे लाइव जुड़े हुए हैं, एक रिक्वेस्ट है मेरा कि प्लीज़ सेशन को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना, ठीक है ना, जहां तक, और शेयर करना, स्टेटस लगा लेना अपना अपना जहां तक हो सके। तो ढेंचा की खेती के लिए सरकार कितने रुपए प्रति एकड़ की दर से लागत से प्रतिशत वहन करेगी? मतलब ऐसा सवाल बनेगा, अगर कोई हरियाणा में ढेंचा की खेती करता है तो उसकी लागत का सरकार कितने परसेंटेज वहन करने वाली है? तो ढेंचा है एक्चुअली नेचुरल जमीन के लिए, जमीन को ठीक रखने के लिए ही है। जैसे कि एग्जांपल से एक ढेंचा का फोटो आपने मुझसे बजट पढ़ते टाइम पे दिखाया भी होगा मैंने। इसकी खेती करने से क्या होता है कि जमीन की उर्वरक क्षमता है वो बढ़ जाती है, मतलब जमीन की फर्टिलिटी जो है ना वो तेज हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। तो क्या है, 720 रुपए प्रति एकड़ की दर से लागत से 80% सरकार वहन करेगी। क्वेश्चन बनेगा ऐसा, इसका आंसर बन जाएगा ऐसा। धान की सिंचाई के लिए कितने एकड़ लाने का टारगेट रखा है सरकार ने? धान की सिंचाई के लिए, भाई धान की सिंचाई के लिए सरकार ने जो है ना 2 लाख एकड़ का टारगेट रखा है हरियाणा सरकार ने। एक्चुअली ये धान की सिंचाई की जाएगी, और धान की इसके अंदर जो है ना वो खेत होंगे स्पेशली जिनके अंदर बेसिकली वो बिजाई से, ठीक है ना, एक तो होता है धान की रोपाई, एक होता है बिजाई। तो बिजाई करके जो सिंचाई विधि, क्योंकि एक तो पानी भर के ही छोड़ना होता है उनमें, तो बिजाई वालों में तो बिजाई क्या, रोपण वाले में तो ये एक यूनिक टेक्निक जिसमें कम पानी लगता है एक्चुअली। तो नॉर्मल खेतों में पानी देते हैं ना, उस टाइप का ही पानी देना पड़ता है इनके लिए। तो प्रति एकड़ पराली की खरीद के लिए कितने रुपए की सीमा निर्धारित की गई है हरियाणा के अंदर? प्रति एकड़ का मतलब है कि अगर पराली आप जलाते हो तो पॉल्यूशन बहुत होता है, तो पराली से क्या बन सकता है? एथेनॉल बन सकता है। हरियाणा गवर्नमेंट ने भारत का पहला एक एथेनॉल प्लांट बनाया था 10 अगस्त 2022 को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका उद्घाटन किया पानीपत के अंदर।
जिसका नाम है 2G एथेनॉल प्लांट, यानी कि सेकंड जनरेशन एथेनॉल प्लांट का उद्घाटन किया। मुद्दा यह है कि इसके लिए कितने रुपए प्रति एकड़ दिए जाएंगे, तो इसका ठीक आंसर रहेगा इसके लिए 1000 रुपये प्रति एकड़ जो है ना वो दिए जाएंगे। ये बात आप लोगों को याद रखनी है, 1000 रुपये प्रति एकड़ किसानों को दिए जाएंगे इसके लिए, ठीक है। तो ये बात भी आप लोगों को याद रखनी है यहाँ पे। अच्छा, इसके लिए अगली बात है ना हमारे पास में, वो क्या रहने वाली है, प्रबंधन से संबंधित खर्चों को पूरा करने के लिए। अगली, प्रबंधन से संबंधित का मतलब क्या है कि आप मैनेजमेंट से संबंधित जितने भी खर्चे हैं इनको पूरा करने के लिए जो आपकी एजेंसियां हैं उनको सरकार कितने रुपए प्रति टन देगी। तो एक्चुअली देखो ये है प्रति एकड़, अगर आप पराली सरकार को बेचते हो तो आपको 1000 रुपये देगी। लेकिन अगला सवाल यह है कि उसी पराली को कोई मैनेज भी तो करेगा, तो मैनेजमेंट के लिए भी तो खर्चा लगता है। तो जो भी एजेंसी इसमें आगे आती है उनको 1500 रुपये पर टन देगी। टन का मतलब क्या सर? टन का मतलब है एक टन में 10 क्विंटल होते हैं, तो 1500 रुपये पर टन देगी सरकार अगर कोई उस पराली को मैनेज करने वाली एजेंसी आगे आती है। ध्यान रखना बात को, अगर आप सरकार को या इन एजेंसियों को देते हो पराली तो आपको तो 1000 रुपये प्रति एकड़ मिलेगा। ये एजेंसियां गवर्नमेंट के अंडर काम कर रही है कोई, तो इनको मैनेजमेंट करने के लिए 1500 रुपये पर टन दिए जाएंगे, ये याद रखना। अच्छा सर, अगला सवाल बन सकता है कि ग्रीष्मकालीन युग की खेती, मूंग की खेती करने के लिए सरकार ने कितने एकड़ का टारगेट रखा है। आपको पता है कि एक होता है तिलहन और एक होता है दलहन। तिलहन के अंदर फसलें आती है जिनसे तेल निकलता है, जैसे कि आप सरसों की बात कर लेते हैं, जैसे कि आप तिल की बात कर लिया करते हैं, ये तिलहन फसलें हैं आपकी। लेकिन एक दलहन फसलें हैं आपकी, याद रखना। एक दलहन फसलें हैं, दलहन फसलों के अंदर आते हैं आपके मूंग आता है, अरहर आता है, ये जो चीजें हैं ना आपकी आती है दलहन फसलों के अंतर्गत। तो दलहन और तिलहन की खेती अगर कोई हरियाणा में करेगा, जहां लोग बाजरा ज्यादा उगाते हैं ना, उस बाजरे वाले इलाके में कोई दलहन तिलहन की खेती करेगा, उसको सरकार 4000 रुपये प्रति एकड़ देगी। ये पिछले साल की घोषणा है। इस बार की बजट में क्या घोषणा की गई कि इस बार कोई गर्मियों के अंदर मूंग की खेती का सरकार टारगेट कितना रख रही है, 1 लाख एकड़। आपका क्वेश्चन सीधा ही बनेगा यही कि मूंग की खेती के प्रति आप लोग कितना टारगेट रख रहे हैं, मतलब कितना लगाना चाहते हैं, 1 लाख एकड़ जो है। मृदा लवणता और जल भराव से प्रभावित भूमि के सुधार के लिए सरकार ने कितने एकड़ का टारगेट रखा है। मृदा लवणता का मतलब क्या है सर? कुछ ऐसी जमीन है जिसके ऊपर लूणी सी आती रहती है, एक वो वाइट सी परत रहती है ना, वो आ जाती है, एक बात है। दूसरी बात यह है कि जल भराव, जिनके अंदर पानी भरा ही रहता है, जो सेम वाली जमीन है, तो इनमें क्या खेती हो जाएगी सर? बिल्कुल खेती नहीं होएगी। तो इनको ठीक करने के लिए, मतलब जो अनफर्टाइल लैंड है उनको फर्टिलिटी में कन्वर्ट करने के लिए सरकार ने टारगेट रखा है 50,000 एकड़ भूमि का। भी एटलीस्ट हम इस साल के अंदर 50,000 एकड़ भूमि ऐसी कर रख लेने वाले हैं जिनको हम लोग, जो जहाँ पे खेती नहीं होती है, जहाँ पे लवणता, नमक की अधिकता ज़्यादा है, उन्हीं को हम लोग कन्वर्ट कर देंगे। किसके अंदर कन्वर्ट करने वाले हैं? ऐसे एरिया के अंदर जिसमें खेती हो सके। ठीक है सर। अच्छा, किन किन जिलों में उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना की जाएगी? ऐसा सवाल आपके पास बनने वाला है कि हरियाणा के ऐसे कौन से जिले हैं जिनके अंदर सेंटर ऑफ एक्सेलेंस की स्थापना होगी, कितने जिले हैं? तो पहली तो बात है कि हरियाणा के इन 3 जिलों में एक्सेलेंस सेंटर की स्थापना होगी। सेंटर ऑफ एक्सेलेंस जो है ना, ये इन 3 जिलों के अंदर होगी, ये याद रखना आप लोग। एक बात हुई, करंट अफेयर की मेरी ई बुक मिलेगी तुम्हें, और वो मिलेगी स्टार IQ एप्लीकेशन पे मिलेगी, ठीक है ना। और तो हाँ, क्या कहते हैं, किन किन जिलों में उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना होगी? उत्कृष्टता केंद्र सेंटर ऑफ एक्सेलेंस होते हैं। ये क्या करते हैं, इनका काम साधारण सा होता है कि कोई भी सब्जी है, कोई भी फल है, या कोई भी एग्रीकल्चर है, किसी भी डिपार्टमेंट का होता है, उसकी नई नई टेक्निक के बारे में बात करते हैं। कभी तुमने एक नाम सुना हो जैसे टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी का मतलब क्या होता है कि इंसान अपनी स्किल के माध्यम से कोई नया प्रोडक्ट बना दे, उसको टेक्नोलॉजी कहते हैं। बस सीधी सी बात है। किसी ने टेक्नोलॉजी बनाई होगी तो इतना बड़ा टीवी बना दिया, इसके ऊपर पढ़ाया भी जा सकता है, देख लीजिएगा। ये टेक्नोलॉजी है, स्किल का यूज़ किया, टेक्नोलॉजी में कन्वर्ट कर दिया। यही सेंटर ऑफ एक्सेलेंस हरियाणा में 3 खोले जाएंगे। एक तो होगा पंचकुला में, एक पिन गंवा नाम की जगह है जो कि नूह के अंदर है, एक मुनीमपुर है जो कि झज्जर के अंदर है। बागवानी फसलों के लिए खोले जाएंगे, यानी कि हरियाणा के अंदर बागवानी फसल को बढ़ावा मिल सके, इस करके हरियाणा में टोटल कितने सेंटर ऑफ एक्सेलेंस खोले जाएंगे?
बच्चे, आपका जवाब रहेगा 3 खोले जाएंगे। 3 में से पहला कौन सा खोला जाएगा? पंचकुला में। दूसरा कौन सा खोला जाएगा? पिनगवा में। तीसरा कौन सा खोला जाएगा? मुनीमपुर में। बोलो ना मेरे साथ में, चुप काहे बैठे हो? पीछे पीछे बोलो ना। सर आपको कौन सा सुनाई दे देगा, हम बोल देंगे तो? बोल तो रहे ना, नहीं बोल रहे तुम। अब बोलो मेरे साथ, तो चुपचाप मत बैठो, ठीक है ना? मैं तुम्हारे जेठ नहीं लगता जो मुझसे शर्माओगे आप। बोलो पीछे पीछे। हरियाणा में कितने सेंटर ऑफ एक्सीलेंस खोले जाएंगे? बोलो ना। 3 खोले जाएंगे। पहला कौन सा है? पहला है पंचकुला। पैसे पंचकुला, पैसे पिनगवा, ऐसे याद कर लो आप लोग, पैस स्क्वायर याद कर लो। पैसे पंचकुला, पैसे पिनगवा। फिर कौन सा खोला जाएगा? मुनीमपुर में खोला जाएगा। पंचकुला के अंदर मुनि बैठे हैं, ठीक है ना? पंचकुला के अंदर, पंचकुला के गांव के अंदर ना मुनि बैठे हैं ना, मुनियों को पिन कर रखा है। आजकल पिन कर देते हैं ना मैसेज, तो ऐसे पिन कर रखा है। पंचकुला के गांव के अंदर मुनि बैठे हैं और उनको पिन कर रखा है हमने। ये 3 सेंटर है। पंचकुला के गांव के अंदर मुनि बैठे हैं, मुनियों को पिन कर रखा है आप लोगों ने। ऐसे करके याद करना है सर हमें। किसके लिए? बागवानी के लिए। हो गया, बस बात खत्म। अब हम बात करते हैं पशुपालन, हमारे डांगरों की बात करते हैं। डांगर डोर, जो आप अपनी भाषा में कह दिया करते हैं साधारण। तो डांगर डोर की बात करें तो भाई देखो, ऐसा है कि पशुपालन क्षेत्र में उद्यमिता को विकास देने के लिए हरियाणा सरकार ने कौन सी योजना स्टार्ट की है? उद्यमिता का मतलब होता है एंटरप्रेन्योरशिप। आप बिजनेस करना चाहते हो तो अगर आप इस एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट के अंदर एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर, यानी कि कृषि और कृषि से संबंधित जुड़ी हुई गतिविधियां, इनसे जुड़े हुए क्षेत्रों में अगर आप बिजनेस करना चाहते हो तो इसके लिए सरकार की एक योजना है जो इस बार के बजट में ही स्टार्ट की है। तो उसका नाम है हरियाणा पशुधन विकास योजना। क्या नाम है? हरियाणा पशुधन विकास योजना। ये भी बात आपको याद रखना है। हरियाणा पशुधन विकास योजना है, ये स्टार्ट तो की है, ये बात तो हमें समझ में आती है सर, ठीक है। लेकिन हरियाणा में कितनी नई मोबाइल पशु चिकित्सा स्टार्ट की गई है? सुपर इंपॉर्टेंट है। एक एक बात इंपॉर्टेंट है। आज के क्लास को छोड़ के मत जाना। जितनी देर मैं पढ़ाऊं उतनी देर तसल्ली से सुन लेना। आपको यकीनन यहां से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। बहुत ही ज्यादा जरूरी है। बहुत ढंग से आप लोग सुनना, ईमानदारी से, तहे दिल से। मैं बहुत ही ज़्यादा शिद्दत से पढ़ा रहा हूँ, बहुत ही ज़्यादा मेहनत करके पढ़ा रहा हूँ। मैं अपनी जान लगा के आप लोगों को मैं एक एक चीज़ समझ में आए उस प्रकार की चीज़ें समझा रहा हूँ। आप भी अपनी ईमानदारी से इतना ही कर सकते हैं कि आप इसे समझ लीजिएगा। मैं बाकियों की तरह ऐसा नहीं कर रहा हूं कि आपका वक्त बर्बाद करने की कोशिश करूं। एक पल भी जाया नहीं होगा। 100% आपका प्रोडक्टिव आवर निकल के जाएगा। ऑथेंटिक कंटेंट मिलेगा। कोशिश होगी कि आपको चीज़ें याद भी हो जाए, बशर्ते आप अपनी ईमानदारी से समझें, पढ़ें, तो ही आपका फायदा है। देखो, मेरा तो पर्सनल बेनिफिट नहीं मिलेगा, लेकिन फिलहाल आपका बेनिफिट निकल सकता है। तो हम लोग फिलहाल के लिए आइए इस क्लास को और अच्छा सा सजा लेते हैं और अच्छा सा इसमें एनर्जी डाल देते हैं। तो अब आप पूरे अलर्ट हो जाइएगा और मैं भी अपनी टीचिंग स्किल्स के माध्यम से आप लोगों को पूरा अलर्ट और करता हूँ और ढंग से समझाता हूँ। सो आइए करते हैं मैदान को फतेह अगर हम लोग, ठीक है ना। तो सवाल क्या है सर? सर टीजीटी में हरियाणा जीके में क्या पढ़ें, इंपॉर्टेंट बता दो शॉर्ट रिवीजन के लिए। इतने सारे कमेंट कर रहे हो, गड़बड़ है। मेरी बात को इसको पूरा कर रहा हूँ। 27 घंटे का मेरा वीडियो हरियाणा जीके का, वो देख लेना। एनएफ है, मोर देन एनएफ है। पूरी हरियाणा जीके विद एमसीक्यू करवा रखी है। थ्योरी वाला एक है तो 27 घंटे वाला एमसीक्यू है बैच, वरना तो थ्योरी के तो बैच है एक्चुअली। तो खैर, हरियाणा में कितनी नई मोबाइल पशु चिकित्सा स्टार्ट की गई है? ये स्टार्ट की गई है सर जी, टोटल 70 स्टार्ट की गई है आपकी, ठीक है ना। तो इसको याद रखिएगा आप लोग यहाँ पे, ठीक है ना। अब ये 70 स्टार्ट की गई है, इसका क्या मतलब है सर? इसका मतलब ये है कि घर घर जाके, गांव गांव जाके ये जो वैन है ये पशुओं का इलाज करेगी। अच्छा सर, पशुओं को लेके नहीं आ सकते क्या? अब यार पशुओं को कौन लेके आएगा? अब डांगरों को बस में थोड़ा ना बिठा के लाएंगे कि भैंस को कहेंगे बैठ जाओगे कि हाँ मैं इतनी बड़ी हूँ बैठ नहीं पाऊंगी, हाँ गड़बड़ हो जाएगा। तो मतलब दिक्कत ये है कि आप मतलब लेके जाते हो, बहुत परेशानी होती है। इससे अच्छा कि डॉक्टर और डॉक्टर की टीम और वैन में बैठ के आए, सारे उसमें इक्विपमेंट हो, गाँव में किसी एक मतलब एक मुख्य जगह पे आ जाए। घर घर के आने का मतलब एक मुख्य जगह पे आ जाए और एक थोड़ा कैंप सा लग जाए, सारे आए, चेक करवा ले, बढ़िया हो जाए। तो टोटल ऐसी इस बजट में घोषणा कितनी की गई है? 70 वैनों की घोषणा की गई है। अच्छा गुरुजी ऐसा बताओ, क्या हमारे लिए भी कुछ ऐसा है क्या? हम तो सर चल के ही जा सकते हैं वैसे तो देखा जाए तो हॉस्पिटल में। नहीं, तुम जा सकते हो, लेकिन जो गरीब लोग हैं वो जाने से या तो डरते हैं, जाते ही नहीं है, जेब में पैसे नहीं होते हैं भैया। तो हमारे लिए जो है ना मोबाइल वैन 47 के आसपास घोषणा जो है ना वो घोषणा की गई है बजट में। ये इस बार की नहीं है, वैसे पिछले बार की घोषणा की गई थी आपकी। ये भी याद कर लेना है डियर, ठीक है ना, ये याद रखना। इसके बाद में हरियाणा के कितने जिलों में पशु पॉली क्लिनिक खोले जाएंगे? ये बहुत प्यारा सवाल है, बहुत ही ज्यादा प्यारा सवाल है। ढंग से इसको समझिएगा आप लोग।
पशु पॉलीक्लिनिक खोले जाएंगे। ये ऐसा समझिएगा, अभी जो पिछला सवाल था 70 मोबाइल वैन, 70 मोबाइल वैन का मतलब ये था कि वो मोबाइल वैन आपकी जो है जो जा रही है, चेक कर रही है, ठीक है, लेकिन कुछ ऐसे सेंटर भी है आपके, एक हॉस्पिटल टाइप से समझ लीजिएगा, जैसे मोहल्ला क्लिनिक होते हैं ना, इस टाइप से। तो इस बार के बजट में टोटल ये सेंटर जो खोले जाएंगे इसकी घोषणा हुई है 4। टोटल कितने खोले जाएंगे बेटा, याद रखिएगा 4 खोले जाएंगे, ये याद रखिएगा आप लोग, ठीक है ना। तो ये 4 में से पहला कौन सा है, पलवल है, पहला कौन सा है, पलवल के अंदर, दूसरा महेंद्रगढ़, तीसरा फतेहाबाद और चौथा जो है ना अंबाला के अंदर खोला जाएगा। पशु मोबाइल क्लिनिक का वैन है वो तो आपका घर मतलब गांव में जाएगी, उसके अंदर डॉक्टर की टीम होगी, के साथ में कुछ इक्विपमेंट होंगे जो कि भैंस का, गाय का कोई बीमारी है उसका इलाज करने में हेल्प करेगी या उसके ब्रीडिंग में हेल्प करेगी, इंजेक्शन लगाने में हेल्प करेगी। दूसरा जो यहाँ पे पशु पॉली क्लिनिक है, ये क्लिनिक है, जैसे हमारे लिए क्लिनिक होते हैं वैसे इनके लिए क्लिनिक है। और ये क्लिनिक टोटल कितने खोले जाएंगे, 4 खोले जाएंगे। एक पलवल में खोले जाएंगे, एक महेंद्रगढ़ में, एक फतेहाबाद में, एक अंबाला में। मैप वाइज देखा जाए तो एक टॉप में हो गया अंबाला, ऊपर हो गया बिल्कुल नीचे क्या है आपका महेंद्रगढ़, ठीक है ना, ऐसे अंबाला और महेंद्रगढ़ तो हो गया सर जी। इधर देख रहे हो तो इस साइड आपका है फतेहाबाद, एक्चुअली बिल्कुल इधर तो पड़ता है सिरसा, लेकिन ठीक है लगभग मान लो इस साइड का हो गया आपका फतेहाबाद हो गया, ठीक है ना। अच्छा इधर का देखते हो इस कॉर्नर में बिल्कुल पड़ता है कौन सा आपका, यहाँ पड़ता है पलवल। तो ऐसा ये याद करना आसान है कि चारों दिशाओं में मतलब चारों तरफ लगा दिया, एक उधर ऊपरी छोर में भाई एक क्लिनिक यहाँ पे, आजू बाजू वाले जिले इसका लाभ ले लेंगे, एक महेंद्रगढ़ यहाँ पे, आजू बाजू वाले यहाँ लाभ ले लेंगे, पलवल इधर हो गया, सारे लाभ ले लेंगे, ऐसे फतेहाबाद हो गया तो इधर का एरिया सारा लाभ ले लेगा, ऐसे पूरा हरियाणा जो है ना वो कवर हो जाएगा आपका। तो इसको भी आप लोगों को यहाँ से याद कर लेना है डियर, ठीक है ना। चलो इसके बाद आगे क्या करते हैं डियर, अगली बात पे क्या जाते हैं हम लोग, नेक्स्ट जो है ना वो क्या रहेगा हमारा यहाँ पे, किन 2 जिलों में वेटनरी पेट क्लिनिक स्थापित होंगे। वेटनरी पेट क्लिनिक, वेटनरी पेट मतलब होता है जो आपके कुत्ते बिल्ली जो आप लोग पालते हो, एक्चुअली पेट इनको बोलते हो, जो पशु है तो जिनसे तो हम एनिमल रेयरिंग करते हैं, मतलब बिजनेस तरीके के कोई प्लान है वो है हमारा। जैसे हम लोग जैसे मान लो भेड़ पाल ली तो भेड़ से ऊन प्राप्त करते हैं, जैसे हम लोगों के भेड़ के अलावा हम लोगों ने भैंस पाली है तो उससे दूध प्राप्त कर रहे हैं, तो दूध हमारे घर के लिए भी यूज होता है, बाकी हम बिजनेस पर्पज के लिए भी यूज कर रहे हैं। लेकिन मुद्दा ये है कि वेटनरी पेट क्लिनिक हमारे जो पालतू हैं उनके लिए 2 है, एक है गुरुग्राम, एक है फरीदाबाद, जिसमें कुत्ते बिल्ली जर्नली हम लोग जो है ना वो काउंट किया करते हैं, ये याद रखना, एक गुरुग्राम और एक फरीदाबाद के अंदर, ठीक है। चलिए इसके बाद में हरियाणा गौ सेवा आयोग का बजट कितने करोड़ रुपए से बढ़ा के कितने करोड़ कर दिया, ये तो बहुत ही ज्यादा चर्चा का विषय रहा। हरियाणा के अंदर गौ सेवा आयोग का बजट पहले था 40 करोड़ और 40 करोड़ से सीधा कर दिया गया 400 करोड़। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है क्या सर, कि 40 करोड़ से बढ़ा के 400 करोड़ जो है ना ये बजट कर दिया गया है। 40 करोड़ से बढ़ा के कितना कर दिया सर, 400 करोड़ कर दिया गया है। ये भी बात आप लोगों को यहां से याद कर लेनी है डियर, ठीक है ना, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अगली बात पे। नई गौशालाओं को बनाने के लिए जमीन पर जमीन जो है ना ये कौन उपलब्ध करवाएगा। बड़ी ध्यान देखना इस बात को, गायों के लिए सरकार ने ना बहुत ज़्यादा कोशिश की है, बहुत ज़्यादा प्रयास कर रही है। प्रयास क्या कर रही है, प्रयास ये कर रही है भैया कि सरकार ना 40 पहले करोड़ जो है ना बजट हुआ करता था, एक तो 40 करोड़ से बढ़ा के कितना कर दिया, 400 करोड़ कर दिया। एक गायों के लिए कोई चारा नहीं ला रहा था, इसके लिए हरियाणा सरकार ने क्या कर दिया, हरा चारा बिजाई योजना स्टार्ट कर दी। कौन सी योजना स्टार्ट कर दी, हरा चारा बिजाई योजना, ठीक है ना। हरा चारा बिजाई योजना जो है ना ये सरकार ने स्टार्ट कर दी है। अब हरा चारा बिजाई योजना क्या है सर, हरा चारा बिजाई योजना का मतलब सीधा सा ये आता है कि इसके लिए अगर आप लोग अपने खेतों के अंदर चारा उगाते हैं तो आप लोगों को जो है 10,000 रुपए दिए जाएंगे प्रति एकड़ के। सर कितने रुपए तक मैक्सिमम मिल सकते हैं, अगर आपके पास में 10 एकड़ जमीन है, अगर आपके पास में 10 एकड़ जमीन है तो आप लोग मैक्सिमम यहां तक ही ले सकते हो। मतलब प्रति एकड़ कितना मिलेगा आपको, प्रति एकड़ 10,000 मिलेगा। 10,000 गुना 10 एकड़ बराबर में मतलब हो गया आपको जो है ना टोटल 1 लाख रुपए ही मैक्सिमम मिल सकता है ये अनुदान। क्यों ऐसा किया, ताकि लोग चारा उगाएंगे तो गौशाला के अंदर चारे की कमी ना हो, चारे का संकट है वो दूर हो जाए। ठीक बात सर, ये सर जी ये बात भी हुई। अच्छा अगर नई गौशाला हमें बनानी है
तो जमीन, अभी गाँव की पंचायतों की जमीन वैसे ही खाली पड़ी रहती है, उस जमीन के अंदर नई गौशाला बनाएंगे, शेड लगा देंगे ताकि गायों को निवास हो जाएगा और बहुत ज़्यादा दुर्घटनाओं से लोग भी बच जाएंगे और गायें भी बेचारी तड़फ रही है बाहर, तो उनको भी फायदा हो जाएगा। तो ग्राम पंचायत नई गौशालाओं के लिए जमीन उपलब्ध करवाएंगे। ठीक है, अगली बात क्या है कि सभी के लिए घरों वाली, जैसे सवाल बने 1,80,000 रुपए तक की वार्षिक आय वाले जरूरतमंदों के लिए जो है ना कितने घर बनाए जाएंगे। जरूरतमंद का मतलब क्या है? जरूरतमंद का मतलब है जिनका घर है ही नहीं। एक्चुअली ये वो लोग हैं जिनको कहते हैं प्रिमिटिव शेड्यूल्ड ट्राइब के नाम से जानते हैं। इनको जानते हैं क्या? प्रिमिटिव शेड्यूल्ड ट्राइब के नाम से जानते हैं। और ऐसे लोगों के लिए घर बनाए जाएंगे और ये घर बनाए जाएंगे 1 लाख। ठीक है ना? इस क्लास में हंस कौन रहा है? एक सेकंड यार, इतनी सीरियस क्लास में दांत निकाल रहा है कोई? ब्लॉक। हंसने के दिन नहीं रहे, हंसेगी दुनिया इनके ऊपर आके। ठीक है ना? ऐसे हरामखोर और ऐसे छछूंदरों ने ना इस पढ़ाई जगत को बिल्कुल बिगाड़ के रख रखा है। सीरियसली, ये इनका काम है, ये यूट्यूब पे आते हैं और बस बातें मारते हैं। ठीक है ना? इनसे बातें करने लग जाओ, हम इनसे बातें करेंगे, ये आपसे बातें करेंगे, ये दे दो, वो दे दो, ऐसा पढ़ दो, ऐसा करवा दो, ये करवा दो। ये जो है ना ऐसे छछूंदर, इन लोगों ने सत्यानाश कर रखा है। और ऐसे की वजह से ही जो कुछ अच्छा कर रहे होते हैं उनको भी फिर गालियां पड़ती। कहते फिर सारे यूट्यूब वाले ऐसे ही हैं, वो ऐसे ही कर रहे हैं, सारे सबको एक ही लपेटे में लिया जाता है। खैर कोई बात नहीं है, तुम ईमानदारी से पढ़ो, ध्यान से पढ़ो, साथ के साथ बोल बोल के पढ़ो। पूरी शिद्दत से मैं पढ़ा रहा हूँ, उतनी शिद्दत से तुम भी पढ़ो। ठीक है ना? मैं पूरी जी जान लगा रहा हूँ। इवन मेरी तबीयत भी खराब है। ठीक है ना? गले में बहुत ही ज़्यादा पेन है। ठीक है ना? और खांसी जुकाम भी चल ही रहा है। खैर फिर भी चलते रहो, समझते रहो आगे क्या कह रहे थे हम लोग। 1,80,000 रुपए तक वार्षिक परिवार आय वाले जरूरतमंदों के लिए कितने घर बनाए जाएंगे? टोटल 1 लाख घर बनाए जाएंगे। इस बात को जो है ना वो याद करना आप लोग। ठीक है ना? इस बात को हमने समझ लिया यहाँ पे। ठीक है, चलो सर आगे बढ़ते हैं। युवा सशक्तिकरण और उद्यमिता की बात करते हैं हम लोग। युवा सशक्तिकरण की बात करते हैं हम लोग, तो इसका मतलब क्या है? युवाओं के लिए जो है ना वो योजना बनाई जा रही है। युवाओं के लिए योजना बनाई जा रही है, इसका क्या मतलब है सर जी? युवाओं के लिए योजना बनाने का मतलब ये आती है भैया कि हरियाणा सरकार के द्वारा 2 लाख बेरोजगार युवाओं के लिए कितने करोड़ रुपए का प्रावधान रखा गया है। ये कहा है कि हरियाणा के अंदर हम कोशिश करेंगे जो 2 लाख बेरोजगार युवा है उनको रोजगार देंगे। 250 करोड़ रुपए का हमने टारगेट रखा है, इससे हम लोग 2 लाख बेरोजगार युवाओं को रोजगार देंगे। वैसे मैं आप लोगों को थोड़ा सचेत कर देता हूं, CMIE सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी, सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी के ताजा आंकड़ों के अनुसार भारत देश में सबसे ज्यादा बेरोजगारी आप ही के हरियाणा राज्य के अंदर है। आप ही के हरियाणा राज्य के अंदर है। ये परसेंटेज आंकड़े लगभग हर महीने जो है ना बदल जाते हैं, घटते बढ़ते रहते हैं, लेकिन इतना याद रखिएगा कि ये 26-27% के अराउंड चल रही है। ये लगभग ज्यादा ही रहती है, लगभग अभी तो बल्कि फिर भी ठीक है। एक बार तो ये 37-37.5% पहुंच गई थी, अब तो तकरीबन 26-27-28 के आसपास चल रही है। कभी 27 होती है, कभी 28 हो रही है, कभी 26 हो रही है। मतलब मोर देन 25% आप याद कर सकते हो, जो किसी राज्य की नहीं है। अच्छा सर, फिर मेरे संज्ञान में एक बात लेके आओ, मेरे नॉलेज में बात लेके आओ कि सबसे कम किस राज्य में है, तो वो राज्य है छत्तीसगढ़, केवल 0.8%। एंड सेम है उत्तराखंड की 0.8% केवल। ये हालिया आंकड़े हैं ताज़ा, और ये 4 अप्रैल 2023 के आंकड़े हैं। मैं बता रहा हूँ सबसे ज़्यादा बेरोजगारी आपके हरियाणा में है, मोर देन 25% के आंकड़े में हम लोग चल रहे हैं। एक्चुअली तो ये पर डे के भी आंकड़े होते हैं, तो ऊपर नीचे हो जाते हैं, आप खुद ही चेक कर सकते हो इसको। एक ऑफिशियल वेबसाइट आप गूगल सर्च करना, CMIE सर्च करना, सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी, और उसके बाद में आप लोग जो है ना उसकी जानकारी ले सकते हो कि कितना कितना किस किस राज्य का डेट है। लेकिन फिर भी इन्होंने कहा कि हम 250 करोड़ रुपए का टारगेट रख रहे हैं। अच्छा, फिर इन्होंने और क्या कहा है सर? और एक सवाल आपके लिए बनाया जा सकता है कि युवाओं के स्टार्टअप के लिए क्या स्थापित किया जाएगा।
युवाओं के स्वास्थ्य के लिए स्थापित किया जाएगा वेंचर कैपिटल फंड स्थापित किया जाएगा। याद रखना, वेंचर कैपिटल फंड स्थापित किया जाएगा हरियाणा के अंदर, बैंकों व वित्तीय संस्थानों की सहायता से स्थापित किया जाएगा। ये क्या होता है सर जी वेंचर कैपिटल फंड? देखो सर, वेंचर का मतलब होता है जॉइंट वेंचर्स टाइप का समथिंग। इसके अंदर कुछ पैसे डाले जाते हैं और ये पैसे युवाओं को खुद का स्टार्टअप खोले जाने में मदद करता है। वैसे मैं आपको बता देता हूं कि हमारे पूरे भारत के अंदर कोई भी ऐसा स्टार्टअप नहीं है जिसके अंदर बेसिकली जो है ना आप उसको ये कहो कि एग्रीकल्चर में यूनिकॉर्न कंपनी बना हुआ हो। मेरी बात को दोबारा सुनना, एग्रीकल्चर ऐसी कोई भी कंपनी नहीं है जो यूनिकॉर्न हो। यूनिकॉर्न कंपनी जानते होंगे आप लोग? जानते तो कमेंट में बताओ मुझे, यूनिकॉर्न कंपनी क्या होती है, बताना आप लोग। और ये कितनी यूनिकॉर्न कंपनी हमारे पूरे भारत में, अगर आपको पता है थोड़ा अवेयर हो तो बताओ। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि एग्रीकल्चर के जैसे कोई स्टार्टअप है उसको आगे लेके जाना, या कोई भी आप स्टार्टअप करना चाहते हो उसको सरकार बढ़ावा देगी। इसी के लिए वेंचर कैपिटल फंड है जिसमें बैंक और वित्तीय संस्थानों की सहायता से, मैंने कहा ना वेंचर मदद होता है, एक साथ ज्वाइंट होता है। इसमें बैंक भी मिलेंगे, कुछ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट भी मिलेंगे, सारे मिलके क्या करेंगे एक वेंचर कैपिटल फंड बनाएंगे जिससे युवाओं को स्टार्टअप करने के लिए लोन लेंगे, वहां से सस्ते दरों में बिना गारंटी के लोन लिया जा सकेगा और उसके बाद में वो धीरे धीरे चुकाता रहेगा। इस टाइप का ये चीजें होती है, ये याद रखना आप लोग। अच्छा सर, फिर आपसे क्या सवाल और पूछा जा सकता है? सवाल पूछा जा सकता है कि वेंचर कैपिटल फंड के लिए कितने रुपए का कोष बनाया जाएगा। अभी आपने कहा सर वेंचर कैपिटल फंड बनाया जाएगा, ये तो ठीक है, पर आप ये बताओ ना ये कितने रुपए का फंड होने वाला है? तो ये फंड होने वाला है टोटल 200 करोड़ रुपए का फंड होने वाला है। मतलब टोटल 200 करोड़ रुपए का फंड है ना वो तैयार किया जाएगा। युवाओं को सशक्त कौशल बनाने के लिए हरियाणा सरकार ने कौन सी योजना चलाई है? याद रखना, ध्यान से पढ़ना, क्या है कि युवाओं को सशक्त कौशल बनाने के लिए यानी कि सस्टेनेबल और इसके अलावा स्किलफुल बनाने के लिए। सस्टेनेबल का मतलब है सतत तरीके से निरंतर आगे चले, एक निरंतरता रहे, स्किल रहे, किसी न किसी काम की, कोई काम आना चाहिए। और ऐसा बनाने के लिए एक योजना चलाई है जिसका नाम है मुख्यमंत्री कौशल मित्र फेलोशिप योजना। ध्यान रखना, बहुत ही प्यारा सवाल है बेटा आपका, बहुत ही प्यारा सवाल है कि मुख्यमंत्री कौशल मित्र फेलोशिप योजना युवाओं को सशक्त कौशल बनाने के लिए हरियाणा गवर्नमेंट के द्वारा चलाई गई ये योजना है। इसको जरूर याद रखना जी आप लोग। अच्छा सर, हरियाणा के अंदर 5000, अभी आपसे पेपर में यूं सवाल पूछेगा कि युवाओं को सशक्त बनाने के लिए योजना कौन सी थी? आंसर आपने दे दिया, मुख्यमंत्री कौशल मित्र फेलोशिप योजना। उल्टा पूछ लेगा मुख्यमंत्री कौशल मित्र फेलोशिप योजना का मतलब क्या है? तो मुख्यमंत्री कौशल मित्र फेलोशिप योजना का मतलब युवाओं को सशक्त बनाने के लिए, उनको स्किल सिखाने के लिए इसका योजना का शुरू किया गया। कब स्टार्ट किया गया? बजट में, सारी योजना बजट की है। तो यूं समझो आज भी एक टाइप ऑफ वेलफेयर स्कीम जैसी चीजें हो रही है, एक प्रकार से कह सकते हो आप लोग, पर मेनली बजट के क्वेश्चन है इसमें, मेन तो बजट से संबंधित चीजें हैं आपकी। अच्छा, हरियाणा के अंदर 500 युवाओं को ट्रेनिंग देने के लिए विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय में क्या स्थापित किया जाएगा? विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय, अब ये है कहाँ पे? ये हरियाणा की नहीं, भारत की पहली यूनिवर्सिटी बनी जिसका नाम है श्री विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय, पलवल के दूधोला में है। आई रिपीट अगेन, श्री विश्वकर्मा स्किल डेवलपमेंट यूनिवर्सिटी, पलवल दूधोला, पलवल के दूधोला में है। और इन्होंने 5000 यूथ को ट्रेनिंग देने के लिए इस यूनिवर्सिटी के अंदर एक स्किल सेंटर की स्थापना की है, यानी कि कौशल केंद्र की स्थापना की है। ये याद रखना, किसकी स्थापना की है? इन्होंने स्किल सेंटर की स्थापना की है। नाउ व्हाट इज स्किल सेंटर? भाई एक बात है, आप मुझसे सीखना चाहते हो कुछ, आप मुझसे क्या सीख सकते हो? आप मुझसे सीखो कि सर आप समझाओ कि पढ़ाया कैसे जाता है, तो मैं आपको टीचिंग टूल सिखाने लग जाऊं कि देखो ऐसे पढ़ाया जाता है, ऐसे पीपीटी बनाई जाती है। मान लेते हैं कि मुझे खाना बनाना आता हो, वैसे आता भी है, पर मान लो खाना बनाना आता है और आप मुझे कहो कि सर खाना कैसे बनाया जाता है सिखाइएगा, ये परांठे कैसे बनाए जाते हैं, ये रुमाली रोटी कैसे बनाते हैं, सर ये हलवा कैसे बनेगा, ये रसमलाई, ये पापड़ी कैसे बनेगी, समझाओ ना। तो मैं आपको समझाऊं कि देखो ऐसे ऐसे बनाई जाती है। ये ब्यूटी टेक्नीशियन कोर्स हो कोई, मान लो कि मैं समझाऊं कि आपको बताओ कि फेस है, फेस पे स्क्रब कैसे किया जाता है, हाथों को कैसे चलाया जाता है अप साइड डाउन साइड, और कैसे तरीके से जो है ना फेस की मसाज की जाती है, क्या प्रोसीजर है, ये अगर मैं सिखा दूं तो आपकी स्किल बन गई ना। हाँ सर स्किल अच्छी हो गई, तो इस स्किल के आधार पे कोई नौकरी दे देगा क्या? हाँ, उसका अगर मैं आपको सर्टिफाइड करके आपको दे दूं तो जॉब क्यों नहीं देंगे?
सर कौन देगी भाई? आप लोगों को एजेंसी है कोई, मान लेते हैं कोई ब्यूटी से संबंधित एजेंसी है, आप कहते हो मेरे पास सर्टिफाइड कोर्स है, मुझे फेस मसाज करनी बहुत अच्छे से आती है, तो इसका मतलब है आपको जॉब दे दी जाएगी। ओके रिपोर्ट है। मुझे खाना बनाना बहुत अच्छे से आता है, सर्टिफाइड हो आप, आपको जॉब दे दी जाएगी। तो इसी के तहत यही काम कर रही है हमारी स्किल डेवलपमेंट यूनिवर्सिटी, जो पलवल के दूधोला में है, कौशल केंद्र स्थापित कर रही है, 5000 युवाओं को ट्रेनिंग दे रही है। बड़ा ही यूनिक वेंचर प्रोग्राम है आपका, याद रखिएगा, हरियाणा के अंदर। ठीक है, चलिए गुरुजी अगली बात पे बात करते हैं। अब अगली बात की बात करें ये हम लोग, तो कौशल विकास के लिए कितने विद्यालयों ने व बहुतकनीकी संस्थान में कौशल स्कूल स्टार्ट किए जाएंगे? आजकल का जमाना बहुत ही टैलेंटेड हो गया भैया। देखिएगा, आप सोच सकते हो कि स्किल डेवलपमेंट को बढ़ावा देने के लिए स्कूलों के अंदर और इसके अलावा पॉलिटेक्निक के अंदर, बहुतकनीकी का मतलब है आपका पॉलिटेक जो कॉलेज होते हैं, पॉलिटेक्निक कॉलेज जो होते हैं, इनके अंदर स्किल सेंटर खोले जाएंगे, स्किल स्कूल खोले जाएंगे 50। जमाना है ही इसी का। अगर आपके हाथ में हुनर है तो आपकी कदर है। ये तो कहावत ही बहुत ही अच्छी है, मोदी जी ने कहा था हुनर है तो कदर है, और ये सच्चाई भी है। अगर आपके पास हुनर है, स्किल है ना, तो आपकी वैल्यू रहेगी, गारंटीड रहेगी। आप एंड ऑफ द लाइफ तक जो है ना वैल्यूबल ही रहेंगे। और आपका मतलब ये नहीं है कि आप मतलब वो अभी ये थोड़ा क्रेज है जॉब का है, एक भविष्य में एक टाइम ऐसा भी होगा जब आप लोगों को आपकी स्किल के साथ ही जाना जाएगा, स्किल आपके लिए नेसेसरी हो जाएगी। वक्त रहते कंप्यूटर आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए, ये मेरी आपको सलाह है। कंप्यूटर की स्किल आपके पास रहनी चाहिए, क्योंकि भविष्य का टाइम जो है वो केवल और केवल कंप्यूटर का ही है। आप बोल अच्छे पाएं, ये आपकी स्किल होनी चाहिए। आपका व्यवहार अच्छा रहे, ये आपकी स्किल है। आप अपने टेम्पर पे कंट्रोल कर पाएं, आप अपने अगर टेम्पर पे, आप नेचर पे कंट्रोल कर पाएंगे तो भी आप लोग की स्किल्स में ही ये चीज़ें आएंगी। तो धीरे धीरे चीज़ों को सीखिएगा, बढ़िएगा आगे, और तैयारी तो खैर आप कर ही रहे हैं फिलहाल। इलेक्ट्रिक मोबिलिटी के लिए उत्कृष्टता केंद्र, बाकी स्किल तो आप समझ रहे हो ना ये कौन सी है, ये आपकी इंडस्ट्रियल स्किल है। किसी को कोडिंग सिखानी है, किसी को पेंटिंग सिखानी है, किसी को कंस्ट्रक्शन पर्पस सीखना है, किसी को एसी रिपेयर करना सीखना है, किसी को कंप्यूटर रिपेयर करना सीखना है, किसी को पढ़ाना ही सीखना है, किसी को बोलना सीखना है, किसी को जर्नलिज्म सीखना है। बहुत सारी स्किल्स है। तो स्कूल में स्किल सेंटर होगा, प्रोग्राम होगा, कोर्स होगा, एडमिशन लो, सर्टिफाइड कोर्स लो, और आपको भविष्य में काम आएगा। ठीक है सर, इलेक्ट्रिक मोबिलिटी के लिए उत्कृष्टता केंद्र कहां स्थापित किया जाएगा? बहुत ही प्यारा सवाल है। पहली तो बात, उत्कृष्टता केंद्र क्या है मैं अभी समझा के यहां पहुंचा हूं। उत्कृष्टता केंद्र का मतलब होता है सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, यानी कि उस सेंटर के अंदर जिससे रिलेटेड वो खोला जाए उसमें उससे रिलेटेड टेक्नोलॉजी पे काम करते हैं। और फिर मैंने ये भी बताया था कि टेक्नोलॉजी का मतलब ये होता है आपका कि आप संबंधित जो चीजें हैं, संबंधित जो चीज है आपकी, उसमें कुछ नया करोगे, आप कुछ बदलाव करोगे, कुछ भी उसमें चेंजेस करोगे और वो बड़ी यूनिक चीज बनाओगे आप लोग उसमें। तो आप अपनी स्किल दिखा के कोई चेंज करते हो, टेक्नोलॉजी है। तो यहां का इलेक्ट्रिक मोबिलिटी में, आप इलेक्ट्रिक जमाना तो खैर पता ही है आपको, बहुत ही ढंग से इलेक्ट्रिक आप गाड़ियों पे जा रहे हो, इलेक्ट्रिक स्कूटी पे जा रहे हो, इलेक्ट्रॉनिक पे आप मूव कर रहे हो, ऐसा मानेसर में। अच्छा, मानेसर हरियाणा का 11वां नगर निगम है। बहुत ही प्यारा सवाल बन सकता है आपके लिए। हरियाणा राज्य का 11वां नगर निगम आपसे पूछ लिया जाए तो आपका जवाब क्या रहेगा? तो आपका जवाब रहने वाला है गुरुजी मानेसर रहेगा। कब बना था सर बताओ ना? ये बना था गुरुजी 23 दिसंबर, जिस दिन किसान दिवस मनाते हैं, 2020 में बना था। 11वां नगर निगम कौन से जिले का है गुरुजी? ये जिला है सर गुरुग्राम का है। ठीक बात होगी सर जी ये तो। अब अगली बात ये बताओ मुझे आप कि हरियाणा के अंदर 23वां नगर परिषद कौन सा? लेटेस्ट नगर परिषद जो है ना, यानी कि 23वां नगर परिषद है आपका, ठीक है ना, 23वां नगर परिषद, 23वां नगर परिषद की बात करते हैं हम लोग, तो ये कौन सा बना है? तो ये बना है सर जी पटौदी, ठीक है ना, ये बना है पटौदी मंडी, ये याद रखना, पटौदी मंडी। एक्चुअली पहले पटौदी अलग था, एली मंडी अलग था, तो पटौदी और एली मंडी में से एली निकाल दिया, पटौदी मंडी इकट्ठा कर दिया, दोनों को जोड़ दिया, और इससे क्या बन के आ गया? इससे बन के आ गया आपका 23वां नगर परिषद बन के आ गया सर जी। और ये 23वां नगर परिषद कब बना सर जी ये बताओ? तो ये बना है 15 अगस्त को बना है, 15 अगस्त 2022 को जो है ना इसकी घोषणा हुई है, ये याद रखना आप लोग। मतलब हरियाणा का 23वां नगर परिषद भी गुरुग्राम का जो लेटेस्ट है, अब तक अब 23 नगर परिषद है। किसी पुरानी किताब में पढ़ोगे तो आप लोगों को मिलेंगे ये 22 मिलेंगे, लेकिन लेटेस्ट आंकड़ा लेके चलते हो तो 23 नगर परिषद है, 11 नगर निगम है। इस बात को आप लोगों को यहाँ से याद करना।
इसका पीडीएफ आपको स्टार IQ एप्लीकेशन पे मिल जाएगा, ठीक है ना। स्टार IQ ऐप है मेरा, उसका आपको अच्छे से पता है ही, ठीक है। चलिए थोड़ा और आगे जाते हैं। अगला सवाल आपका क्या रहेगा, कितने रुपए तक की वार्षिक आय वाले परिवारों के युवाओं के लिए फॉरेन लैंग्वेज सर्टिफिकेशन टेस्ट का खर्चा सरकार वहन करने वाली है। फॉरेन लैंग्वेज टेस्ट का सरकार जो है ना वो खर्चा वहन करेगी कितने तक के, तो इसका ठीक आंसर रहेगा 6 लाख, यानी कि ऑप्शन तो कह रहा ही नहीं, 6 लाख रुपए तक का। सर मतलब क्या है फॉरेन लैंग्वेज सर्टिफिकेशन, थोड़ा समझाओ ना। देखो फॉरेन लैंग्वेज का सिखाने का मतलब भी अपना है। आजकल लोग क्या है मैं बताता हूँ, +2 के बाद में स्पेशली लैंग्वेज सीखने के लिए कोर्स में एडमिशन लेते हैं। जैसे मैं अभी करंटली अपने सिटी के कुछ स्कूल हैं जहाँ पे उन बच्चों को मैं टीच कर रहा हूँ, वो एग्ज़ाम एक्चुअली एंट्रेंस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, वो तो उन यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन लेने के लिए। ज़्यादा विस्तार बताने का नीड नहीं है, पर मैं वैसे बता रहा हूँ कि उन स्कूल के कुछ बच्चे हैं, हिसार के बड़े टॉप एंड स्कूल है, और उन स्कूल के कुछ बच्चे जो प्रिपरेशन कर रहे हैं उन यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए लैंग्वेज स्पेसिफिक कोर्स में, जर्मन सीखने के लिए पूरा उनका जर्मन का कोर्स होगा, 2-3 साल का डिग्री प्रोग्राम होगा, फ्रेंच प्रोग्राम होगा उनका पूरा का पूरा, ठीक है ना। वो बस केवल फॉरेन लैंग्वेज सीखने के लिए एंट्रेंस एग्जाम के प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो आजकल कल्चर हो गया एक, मतलब अनदर लैंग्वेज भी आनी जरूरी है। और अगर कोई फॉरेन के अंदर जाके काम करना चाहता है, जरूरी नहीं है कि फॉरेन में जाके काम करना है, आपको अपनी कंट्री में रह के भी आप काम कर सकते हो। बहुत सारे ऐसे क्लाइंट्स होते हैं तो आप उनको डील कर सकते हो यहाँ बैठे। वर्क फ्रॉम होम भी अभी बहुत ज़्यादा वैल्यूबल है कोविड के बाद तो देखा जाए, तो इसके लिए सरकार 6 लाख रुपए तक देने वाली है ऐसे परिवारों की युवाओं के लिए जो इस प्रोग्राम के तहत एनरोल होना चाहता है डियर, ठीक है ना। अच्छा, इसके बाद 3 लाख वार्षिक आय से कम परिवार वाले लड़की का अगर ITI के अंदर दाखिला लेते हैं तो उसके लिए कितनी सहायता मिलेगी, थोड़ा ध्यान से सुनना। ITI के अंदर जो लड़की जाती है उसको अभी भी 500 रुपए पर मंथ मिलते हैं। अब देखो ये घोषणा हो चुकी थी पहले ही, अब आई डोंट नो कि मिलते हैं कि नहीं मिलते हैं। मैं प्रैक्टिकल बात नहीं करूंगा, ना ही प्रैक्टिकल बात तुम करना, क्योंकि तुम्हें प्रैक्टिकल बातों पे काम नहीं है, तुम्हारा थ्योरेटिकल बातों पे काम है। एग्जाम में आपके थ्योरेटिकल बातें ही तो पूछी जाएंगी। सो हाँ, सर क्या कह रहे हैं कि जो ऐसा परिवार जिनकी सालाना इनकम 3 लाख रुपए तक है, और ऐसी बच्ची जो ITI में इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट जो है ना उसमें एडमिशन लेती है, और इस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में एडमिशन ले रही है, तो उसको एडमिशन लेने पे ही सरकार के द्वारा 2500 रुपये प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। फीस देनी नहीं है, लेना है, ले जाइएगा, आप आए हैं। उद्देश्य क्या है, उद्देश्य भी लड़कियां भी स्किल सीखें, लड़कियां भी इस डिपार्टमेंट में जाएं, वो भी रिपेयरिंग का कोई काम हो सकता है या कोई भी अनदर जो ट्रेनिंग से रिलेटेड, जो फिजिकल वर्क से रिलेटेड कोई भी काम हो सकता है, वो लड़कियां भी इसमें इंटरेस्ट लें। तभी ऐसे किया गया है आपका। तो ये भी बात आप लोगों को यहाँ से याद कर लेना है डियर, ठीक है ना। कोई बताएगा PDF कहाँ मिलेगी, मैं नहीं बता दिया, कोई क्यों बताएगा, स्टार IQ एप्लीकेशन पे मिलेगी, बता तो दिया ना। बार बार वही कमेंट करने से आनंद थोड़ी आना आता है। पढ़ क्यों नहीं लेते, फिलहाल के लिए क्लास में समझा रहा हूँ तो ध्यान क्यों नहीं देते, किस बात की शर्म आ रही है पढ़ते हुए? ये कमेंट करने में काहे इतना आनंद आ रहा है, पढ़ाई करने में क्यों नहीं इतना आनंद आता तुम्हें? चुपचाप होके पढ़ा क्यों नहीं जाता ढंग से? कितना दिल से समझा रहा हूँ। हाँ, एक बार पढ़ो तो सही तुम लोग ध्यान से। ये रिवाज है क्या तुम्हारा कि एक बार आएंगे यूट्यूब पे तो कमेंट ही करेंगे और सर जी हमसे बातें करेंगे तो बहुत आनंद आएगा? ये रिवाज, ये कल्चर सेट हो गया क्या कोई आजकल? पढ़ लो ना, ज्यादा ठीक रहेगा। तुम अध्यापक बनने जा रहे हो, अध्यापक बनने जा रहे हो तो अध्यापक को जैसा खुद के अंदर गुण भी आ जाना चाहिए अभी, ठीक है ना। तो इसी के लिए आप शांति से इन चीजों को याद करो, बार बार उस बात को मत रिपीट करो। स्टार्टिंग में कह दिया, अब कह दिया, फिर भी कह दिया, फिलहाल जो चल रहा है उस पे मोमेंट पे, क्लास के लास्ट में बात भी कर लेना इसके लिए। चलो, तो ये हो गया। अगली बात पे बात करते हैं हम लोग। हरियाणा कौशल रोजगार निगम प्राइवेट लिमिटेड सेक्टर में नियुक्ति करेगा कौन? जनशक्ति जो है इसके द्वारा नियुक्ति की जाएगी। ग्रुप डी और ग्रुप सी के लिए कॉमन ये CET का पेपर है, उस पर कहते हैं हमने 65,000 से ज़्यादा पदों पे भर्ती करेंगे। ऐसा भरोसा करना तो सीधा तौर पे ठीक हो नहीं सकता है आपका, ठीक है। चलिए, इसके बाद में बात आती है आपकी पंचायती राज की बात आती है, ठीक है ना। ये पेज पूरा करवा देता हूँ पंचायती वाला, उसके बाद में पंचायती वाला पेज है क्या? हाँ, पंचायतों वाला पूरा करवाता हूँ, शहरों वाला फिर मैं कल करवाऊंगा, ठीक है ना। क्योंकि मेरी ना और पाइपलाइन क्लास है, जितना वक्त निकला मैंने निकाल रहा है और रोज निकालूंगा, डेली क्लास आपके लिए एक क्लास ले लूंगा, ठीक है। चलो सर, तो अगली बात पे बात क्या है कि पंचायती राज संस्थान और ग्रामीण विकास।
आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट पूरा बजट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेलफेयर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है ना, अच्छे से ऑलरेडी करवा दूंगा। हरियाणा जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, करंट अफेयर के, चाहे वो स्पोर्ट्स के हो, चाहे वो आपके अपॉइंटमेंट्स के हो, चाहे वो किसी से रिलेटेड हो, ट्विटर पे जो भी ऑफिशियल अनाउंसमेंट है वो सब हो जाएगा आपका। आपके पेपर के लिए, कॉमन पेपर के लिए जितना मुझसे बन पाएगा उतना हो जाएगा। रोड सेफ्टी और एनवायरनमेंट का अगर आप कोई रनिंग बैच लेना चाहते हैं तो वो स्टार IQ एप्लीकेशन पे अवेलेबल है, आप देख सकते हैं। 60-70% पूरा हो चुका है, बाकी रिमेनिंग परसेंटेज है वो पूरा जल्दी ही हो जाएगा। आई विल ट्राई कि वो 10 अप्रैल, वैसे तो 15 अप्रैल लास्ट डेट है उस बैच की पूरा होने की, कोशिश रहेगी कि 10 अप्रैल ही पूरा हो जाए। वो सब क्लासेस है उसके अंदर, विद PDF है, विद नोट्स है, ठीक है, प्रिंट निकाल सकते हो। पंचायती राज संस्थाओं के लिए क्या है, प्रत्येक जिला परिषद में क्या शुरू किया गया है, इंजीनियरिंग विंग स्टार्ट किया गया है, इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, इंजीनियरिंग विंग स्टार्ट किया गया है हर एक जिला के अंदर। हरियाणा के कितने पार्कों व व्यायामशालाओं का आयुष्मान एवं वेलनेस केंद्र में बदला जाएगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, सुनना ध्यान से। हरियाणा के अंदर कितने पार्क और व्यायामशालाओं को आयुष्मान स्वास्थ्य केंद्र में और वेलनेस सेंटर में, जहाँ पे आप एक टाइप की जो है ना हेल्प कर सकेंगे, हेल्थ पर्सपेक्टिव कहीं, तो टोटल 700 जो है ना वेलनेस केंद्रों में बदला जाएगा हरियाणा के अंदर। 700 इसका ठीक आंसर होगा फिर। अच्छा, गांवों के अंदर नए पार्क और व्यायामशाला स्थापित किए जाएंगे, कितने नए पार्क बनेंगे गांवों के अंदर। व्यायामशाला मतलब जिम वगैरह समझ लीजिएगा, जो आप लोग फिजिकल फिटनेस के लिए आपका छोटा मोटा कोई स्टेडियम मैदान भी हो सकता है कोई, ठीक है ना, उसके लिए जो है ना ये सेटअप किए जाएंगे। कितनी ग्राम पंचायतों में ई पुस्तकालय खोले जाएंगे, ये थोड़ा ध्यान रखना। भारत का पहला ई लाइब्रेरी, भारत का पहला ई लाइब्रेरी वाला जो है ना वो गांव या जिला कौन सा बना, तो भारत का पहला ई लाइब्रेरी बनी है काछवा गांव में। काछवा गांव पड़ता है करनाल के अंदर, और करनाल के अंदर भारत का पहला ई लाइब्रेरी खुला है, पहली बात। दूसरी बात ये याद रखना डियर आप लोग कि ई पुस्तकालय की इसी योजना को हमारे भारत सरकार ने बजट में अपना लिया, और सेंट्रल गवर्नमेंट ने 1 फरवरी 2023 को जो बजट पेश किया उसमें निर्मला सीतारमण जी ने इसको नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी प्रोग्राम का नाम दिया। अगेन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है कि हर किस राज्य के बेस्ड पे नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी प्रोग्राम जो है ना उसको बनाया गया। तो नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी प्रोग्राम जो है ना वो तैयार किया गया हरियाणा राज्य की तर्ज पे। इसको कर लोगे याद आप लोग। ग्राम पंचायत भवनों में कितने जो है ना आपके जिम्नेजियम और महिला संस्कृति स्थापित केंद्र किए जाएंगे। तो महिलाओं के लिए उच्च प्रकार की सुविधा वगैरह देने के लिए महिला संस्कृति केंद्र होंगे, टोटल 780 होंगे। 468 तो इसमें जो है ना वो जिम्नेजियम होने वाले हैं जो कि हाई फैसिलिटी वाले होंगे आपके, और इसके अलावा 780 जो है ना वो महिला संस्कृति केंद्र है। ग्राम पंचायतों में कितनी स्ट्रीट लाइटें लगवाई जाएंगी, 750 गांवों के अंदर लाइटें लगवाई जाएगी। प्रधानमंत्री सिंचाई योजना के तहत 9 परियोजना अगले 5 सालों तक कितने शहरों में लागू होगी। प्यारा सवाल है, बन सकता है। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का जो भी आता तो अलर्ट हो जाना। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत 9 परियोजना अगले 5 सालों तक कितने शहरों में लागू की जाएगी। 5 शहरों में से लागू किया जाएगा, भिवानी, चरखी दादरी, गुरुग्राम, महेंद्रगढ़ और के साथ में यमुनानगर। इनमें प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत इन 5 शहरों में यह सुविधा लागू हो जाएगी। ग्राम पंचायतों में कौन सा संयंत्र लगाए जाएंगे, ठोस अपशिष्ट। ये सुपर इंपॉर्टेंट है, एनवायरमेंट आपके सब्जेक्ट में ऐड किया है, इस करके एक क्वेश्चन जो है ना वो जरूर बन सकता है आपके पेपर के लिए। ध्यान रखना। कहाँ गया भैया हमारा, नहीं ये तो नहीं है, तो नहीं है हाँ ये रहा, ठीक है ना। क्या क्वेश्चन है जी हमारा, ठोस अपशिष्ट के अंदर मतलब इसका क्या होता है, आपका सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट आपके लगाए जाएंगे जिससे सारा कचरा वगैरह है निकल सके, पर्यावरण का प्रदूषण है वो खत्म हो सके, चाहे जल हो चाहे वायु हो, वो इन सभी प्रकार के प्रदूषणों से बचा जा सके। ठीक है, तो चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, आज के इस सभा को, इस सेशन को मैं यहीं वाइंड अप करता हूँ। मेरे पास में आज का वक्त इतना ही था। कल की क्लास में आपको मैं फिर मिलता हूँ रात को 9:30 बजे आपके लिए फिर कल क्लास एक लेके आता हूँ। इस क्लास में आप लोग फिर मुझसे यहीं पे मुखातिब होइएगा। ऐसे ही फिर पढ़ाऊंगा आप लोगों को मैं। अनियमित कॉलोनी है उनको नियमित किया जाएगा, बस बेसिक बात है। सवाल यहाँ ज़्यादा जरूरी है, दिव्य नगर योजना, जहाँ योजना दिख रही है, बजट है तो बजट में योजनाएं थोड़ी सी ज़्यादा थी, जहाँ योजना दिख रही है वहाँ इंपॉर्टेंट है। इस योजना के तहत कितने रुपए खर्च किए जाएंगे, 500 करोड़।
पहले तो देख लेना कि इस योजना का मतलब पिछले साल की बात है, जब पिछले साल का बजट था 2022-23 का जब बजट आया था, वो बजट आया कौन सी तारीख को, वो आया था 8 मार्च को आया था। 8 मार्च 2022 को जो है ना बजट आया था अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर। उसमें शहरों के अंदर, ठीक है ना, नगर जो है ना शहरों के अंदर बेसिकली सांस्कृतिक कार्यक्रम के लिए, ठीक है ना, सांस्कृतिक कार्यक्रम के लिए यानी कि कल्चरल एक्टिविटी के लिए, इसके अलावा सांस्कृतिक कार्यक्रम के अलावा जो है आपको याद रखना है कि पर्यावरण के लिए, ठीक है ना, सांस्कृतिक कार्यक्रम, पर्यावरण, और इसके अलावा जो कौन से क्षेत्र हो सकते हैं, सांस्कृतिक है, पर्यावरण का एरिया हो गया आपका, और हो सकता है आपका सामाजिक, ठीक है ना, सामाजिक। इन चीज़ों को सुधारने के लिए या इनको थोड़ा और अच्छा करने के लिए हमने एक योजना बनाई हरियाणा राज्य ने। उसी योजना का नाम है दिव्य नगर योजना। क्या नाम है? दिव्य नगर योजना। ये हरियाणा के अंदर आई थी, याद रखिएगा। और इस योजना में इस बार कितना पैसा डाल दिया? इस योजना में इस बार टोटल पैसा डाला गया कितना? 500 करोड़ रुपए जो है ना इस बार इसमें पैसा डाला गया। ये सिंपल सी बात है जो आप लोगों को याद रखनी है। इस बार इसमें कितना पैसा डाला? टोटल 500 करोड़ रुपए डाला गया। दिव्य नगर योजना के तहत कितने रुपए खर्च किए जाएंगे? टोटल 500 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। बात समझ में आ गई होगी। आइए थोड़ा और आगे जाते हैं हम लोग, और अगला क्वेश्चन हमारे पास में कौन सा है कि बड़े शहरों में सीवरेज के बुनियादी ढांचे में सुधार के लिए कितने करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे? बड़े शहरों में सीवरेज को ठीक करने के लिए योजना है और उसके लिए टोटल 200 करोड़ रुपए है वो खर्च किए जाएंगे, ऐसा हरियाणा सरकार का कहना है। अच्छा, एक बात याद रखिएगा, 200 करोड़ रुपए जो खर्च तो किए जाएंगे आपके, लेकिन मुद्दा ये आता है कि एक गांव के लिए भी सीवरेज व्यवस्था की योजना है। आपको याद है, अभी मैंने रिसेंट एक करंट अफेयर पढ़ाया था कि हाल ही में भिवानी जिला है एक, ठीक है ना, भिवानी, और भिवानी जिले का गांव है चांग। इस भिवानी जिले के चांग गांव को शामिल किया गया है, किसके अंदर शामिल किया गया है? महाग्राम योजना के अंदर शामिल किया गया है, ठीक है ना, महाग्राम योजना। भिवानी जिले का चांग गांव जो है ना इसको महाग्राम योजना में शामिल किया। महाग्राम योजना का मतलब ये ऐसा ही मतलब है कि जो बड़े गांव हैं उन गांवों के अंदर सीवरेज लाइन व्यवस्था है बिछाई जाएगी। जैसे शहरों में सीवरेज लाइन होती है, सर गांव में सीवरेज लाइन नहीं होती क्या? नहीं होती है। कहाँ होती है? गांव में तो एक नॉर्मल मतलब नालियाँ सी बनी होती है, बस बात खत्म। लेकिन जैसे शहरों के अंदर रोड के किनारे से या रोड के बीचों बीच ऐसे आपने देखा होगा बड़े बड़े पाइपलाइन बिछाए जाते हैं, कुछ वैसी ही टेक्निक के माध्यम से यहाँ पे भी बिछाया जाएगा। इसको याद रखिएगा आप लोग, ठीक है ना। ये है आपके लिए इंपॉर्टेंट महाग्राम योजना। हाल ही में चांग गाँव को इसमें ऐड किया गया। और बड़े शहरों में पाइपलाइन बिछाने के लिए सरकार ने क्या किया है? 200 करोड़ रुपए लगाने का खर्चा किया है इस बार के बजट में। ठीक बात है सर। अगली बात इंपॉर्टेंट है कि राष्ट्रीय स्तर पर 50 पालिकाएं जो कि शीर्ष में रहेगी उनके सफाई कर्मचारियों को कितनी राशि प्रोत्साहन के तौर पे दी जाएगी? नेशनल लेवल पे देखा जाए तो नेशनल लेवल पे जो सफाई कर्मचारी है, सफाई कर्मचारियों को जैसे मान लेते हैं कि हरियाणा है, हरियाणा का हो या पूरा भारत का कहो, उसके लिए एक रैंक निकलता है और उसका रैंक का नाम क्या है? आपका स्वच्छ सर्वेक्षण, ठीक है ना। रैंक का नाम है स्वच्छ सर्वेक्षण। अगर आप स्वच्छ सर्वेक्षण की बात करते हो तो इस स्वच्छ सर्वेक्षण के अंदर जो है ना आप लोग जैसे टॉप पे एक शहर को देखा करते हो, कौन से? इंदौर। इंदौर है मध्य प्रदेश का, और पंचमपौली शहर पड़ता है महाराष्ट्र का। छोटे शहरों में वो है, बड़े शहरों में इंदौर है। लेकिन ऐसा है कि टॉप 50 सिटी के अंदर अगर हरियाणा का कोई नगर पालिका का नाम आ जाता है, टॉप 50 के अंदर कोई हरियाणा का नगर पालिका का नाम आता है, तो वहां के जो सफाई कर्मचारी है उनको सैलरी में 1000 रुपये प्रति माह एक्स्ट्रा दिया जाएगा। ये घोषणा की गई है हरियाणा सरकार के द्वारा। डायरेक्ट सवाल बन सकता है आपके लिए, आप लोग इसको जरूर याद कर लीजिएगा डियर, ठीक है ना। ये हो गया। इसके बाद में नगर ग्राम आयोजना, ठीक है ना। पीडीएफ एप्लीकेशन पे मिलेगी, कहाँ क्या मिलेगी? एप्लीकेशन पीडीएफ को खोल के देखो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगली बात पे जाते हैं। तो अगली बात है कि विवादों का समाधान योजना के तहत कितने करोड़ में बकाया ब्याज को छूट दी जाएगी? अब ये बेसिक है, एमसीक्यू बनना यहाँ से नहीं बनता है। वैसे 2000 करोड़ रुपए बकाया जो है ना ब्याज के ऊपर छोड़ सकते हैं। लैंड पूलिंग स्कीम के तहत शहरों और कस्बों को जो है वो बेसिकली विकसित किया जाएगा। तो कितने शहरों को विकसित किया जाएगा? तो बेसिकली ये 10 शहर और कस्बों में आवासीय सेक्टर और 10 क्षेत्रों में औद्योगिक सेक्टर।
एक्चुअली क्या है कि हरियाणा सरकार का एक टारगेट है, टारगेट ये है, गवर्नमेंट ये चाहती है कि जो शहर है वो विकसित तो हो ही हो, लेकिन शहर का जो बाहर का किनारा, जो आजू बाजू गाँव लगते हैं, उनमें भी इंडस्ट्रियल सेक्टर है वो ग्रोथ कर जाए। अच्छा, जितनी ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट होगी उतने ज़्यादा रोजगार भी विकसित होंगे, उतना ज़्यादा प्रोसेसिंग अगर बढ़ जाता है तो जाहिर सी बात है कि आपको इनकम भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। इसी के लिए 10 शहरों और कस्बों में आवासीय सेक्टर बनेंगे, 10 क्षेत्रों में औद्योगिक सेक्टर बनेंगे। ये एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बात है, आप लोगों का नहीं याद रख लीजिएगा आप लोग यहाँ पे, ठीक है ना। PDF मिलेगी, ठीक है ना। और ये जो लाइन लिखी है ना, ये जुबान संभाल के लिखो, झूठ बोल रहे हो सर जी, थोड़ा सा संभल जाओ बेटा। आप किसके साथ बात कर रहे हो? तमीज़ नहीं सिखाई क्या घर वालों ने? संस्कार नहीं दिए क्या थोड़े बहुत भी? झूठ बोल रहे हो, क्या झूठ बोल दिया? हाँ, थोड़ी सेंस है बात करने की? अभी मैं ब्लॉक करवा दूंगा टीम से, फिर क्या फ़ायदा? अक्ल से पढ़ लो ना, नियत से पढ़ लो ना, पढ़ने आए हो तो फालतू में क्यों ये चटुकारिता कर रहे हो? PDF है वहाँ पे, जाके देखो, पेड PDF है, पैसा देना पड़ेगा, ठीक है ना, फ्री में नहीं है ना, मुद्दा तो ये है। चलो आगे बढ़े। अगला जो क्या है कि मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी की स्थापना कहाँ पर होगी? मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी ये क्या होती है सर? देखो, हरियाणा के अंदर ऑलरेडी 3 मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी है ना, वो है हरियाणा में 3, मतलब है क्या इन द सेंस कि टोटल 3 थी पहले, ऐसा समझिएगा, लेकिन अब चौथी की भी घोषणा हो गई है। ये सवाल बेहद ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको अच्छे से सजा के लिख सकते हो या याद भी कर सकते हो। क्या है बात जी? हमारे पास में सबसे पहली बात क्या आती है? सबसे पहली बात हमारे पास में है कि 25 दिसंबर की तारीख याद करवाता हूं मैं, ठीक है ना। 25 दिसंबर 2022, इस दिन क्या मनाया जाता है? इस दिन मनाया जाता है आपका सुशासन दिवस, ठीक है ना। इस दिन मनाया जाता है क्या? आपका सुशासन दिवस सेलिब्रेट किया जाता है, जिसको आप लोग गुड गवर्नेंस डे के रूप में सेलिब्रेट किया करते हो, ठीक है ना। गुड गवर्नेंस डे के रूप में सेलिब्रेट किया करते हो। अटल जी के जन्म दिवस पे आप लोग ये वाला डे सेलिब्रेट किया करते हो, इसको भी याद कर लेना है डियर, ठीक है ना। ठीक है, सॉरी की तो कोई बात नहीं। तो 25 दिसंबर 2022 है, सुशासन दिवस है, गुड गवर्नेंस डे जो है ना सेलिब्रेट किया जाता है। इस दिन एक घोषणा की गई थी हरियाणा के अंदर, और ये घोषणा जो है ना वो क्या की गई थी आपकी? घोषणा ये थी सर जी आपकी कि यहाँ सोनीपत को हरियाणा की चौथी पुलिस कमिश्नरी बनाई गई, ठीक है ना। सोनीपत को हरियाणा की चौथी पुलिस कमिश्नरी, हरियाणा को 4th पुलिस कमिश्नरी जो है ना, चौथी पुलिस कमिश्नरी बनाया गया था, ये याद रखना आप लोग। सोनीपत को हरियाणा की चौथी पुलिस कमिश्नरी बनाया गया। चौथी बनाया गया मतलब इसके पहले पुलिस कमिश्नर बने कौन है? इसके पहले पुलिस कमिश्नर बने कौन है? पहले पुलिस कमिश्नर जो है ना कौन बने हैं? इनका नाम है बी सतीश बालन, बी सतीश बालन, ठीक है ना। बी सतीश बालन बने हैं पहले पुलिस कमिश्नर। अच्छा सर, इसके अलावा एक बात याद रखना, इससे पहले 3 कौन सी थी? इससे पहले 3 जो थी ना, उनका एक का नाम है गुरुग्राम, एक का नाम है फरीदाबाद, और एक का नाम है आपका पंचकुला, ठीक है ना। एक का नाम है पंचकुला, ये टोटल 3। और यही तीनों हरियाणा के अंदर मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट एरिया है, ये याद रखना आप लोग, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। और चौथा मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट एरिया जो है ना, वो अभी बजट के अंदर यानी कि 23 फरवरी 2023 को घोषणा के अंदर कह दिया गया। बहुत ही प्यारा सवाल है, आप लोगों को एग्जाम में जरूर जो है ना वो काम आएगा, इसको आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा डियर, ठीक है। चलो सर, अगला सवाल क्या है? रैनी वेल सिस्टम पर आधारित गुरुग्राम के नहर के पानी से नई जल आपूर्ति वृद्धि परियोजना कहां से शुरू की जाएगी? फरीदाबाद और सोनीपत के अंदर नई जल आपूर्ति। अच्छा, ये तो सवाल है ही है, लेकिन इससे ज़्यादा वेरी इंपॉर्टेंट सवाल क्या है मैं आपको शेयर करता हूँ। वो ये है कि नहरों के ऊपर RTDS सिस्टम, रियल टाइम मॉनिटरिंग सिस्टम लगाया जा रहा है। अब ये क्या होता है सर? इसका मतलब ये होता है कि जो नहरें होती है, उन नहरों का लोग क्या कि नहरों से पानी चोरी बहुत करते हैं, पंप वगैरह लगा लेते हैं, वहाँ पे छोटी छोटी पाइपें हैं, बड़ी पाइपें जो भी है, तो उससे रेगुलरली पानी निकाल रहे हैं। तो सर इससे क्या फ़र्क पड़ता है? बहुत फ़र्क पड़ता है भाई। बहुत सारे लोग अगर ऐसे पाइपें लगाएंगे तो पानी नहर में बचेगा ही कहाँ पे?
तो इसी के लिए क्या किया जाएगा, आरटीडीएस सिस्टम लगाए जाएंगे, जगह जगह पे लगाए, क्या लगा दिए जा रहे हैं, कुछ तो लगा दिए जा चुके हैं। स्टार्टिंग में 90 लगाने का टारगेट था, उनमें से कुछ अपडेट किए जा चुके हैं। इसका मतलब है कि वहां पे नहर में ये सेंसर सिस्टम है, जैसे ही पानी का लेवल कम होता है तुरंत अधिकारियों के पास मैसेज चला जाएगा। और आसपास के, अच्छा एक के पास नहीं जाएगा, आसपास में कईयों के पास भी, एक से तो आपने 60 गांठ कर ली हो क्या पता, कईयों के पास में आपके पास मैसेज आएगा, तो वो उसको मॉनिटर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाएगा। पानी की चोरी है उससे बचाव मिल जाएगा। तो ये पॉइंट है जो आप लोगों को याद करना हो सकता है। इसके बाद में अगला आपका है कि 3 मेट्रो लिंक परियोजना कहाँ पर स्थापित स्टार्ट होगी। हरियाणा में 3 मेट्रो लिंक परियोजना। अच्छा, मेट्रो से मुझे एक सवाल सीधा याद आता है कि हरियाणा में सबसे पहले मेट्रो कौन से जिले में आई थी। तो मेरा आंसर, आपका मतलब ये सवाल हो तो मेरा आंसर रहेगा गुरुग्राम में। मुझसे आप ये पूछो कि हरियाणा का सर वो जिला कौन सा है जिसके अंदर 100% अभी खुद की ही मेट्रो हो गई है, तो वो मेट्रो गुरुग्राम की हो गई, 28 मेट्रो हो गई है गुरुग्राम की। अब तीसरी बात ये है कि हरियाणा के अंदर अभी बजट में 3 मेट्रो लिंक परियोजना है, वो कहाँ से स्टार्ट होगी, तो ये घोषणा की गई। इसके अंदर जो पहली आपकी बात है ना, पहले वो पॉइंट है रेजांगला चौक से लेके इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। एक है आपका सदर्न पेरिफेरल रोड से ग्लोबल सिटी मानेसर, ये गुरुग्राम के ही पार्ट है। और इसके अलावा एक आसोदा से बहादुरगढ़ मेट्रो का विस्तार किया जाएगा। ये 3 मेट्रो लिंक परियोजना है आपके बजट में कही गई थी। सहकारिता की बात करते हैं, यानी कि कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट की। मैं आपसे अगर ये कहूं कि कोऑपरेटिव मिनिस्टर कौन है, तो कोऑपरेटिव मिनिस्टर है, इनका नाम है बनवारी लाल जी। जरूर नाम याद रखना, ये कोऑपरेटिव मंत्री है। अच्छा, इनके लिए एक 2 ही क्वेश्चन ज्यादा जरूरी है बन रहे हैं। क्या सांझी डेयरी योजना के तहत कौन सी भूमि पर पशु शेड बनाए जाएंगे। आपसे पेपर में पूछा जाएगा कि ग्राम की जो पंचायतें हैं, ग्राम पंचायतें हैं, उनकी ज़मीन पे बेसिकली वो बनाए जाएंगे, शेड बनाए जाएंगे, या आपकी बेसिकली अपेक्स है, उनकी अपेक्स की ज़मीनों पे, ग्राम पंचायत की खाली पड़ी ज़मीन है ऐसा समझिएगा, वहाँ पे ये शेड बनेंगे। ऐसा कौन सी इस योजना में कहा गया है, तो आपका ये क्वेश्चन बन सकता है, इसको याद रखना। इस योजना का नाम है सांझी डेयरी योजना। आपसे ये पूछा जा सकता है सांझी डेयरी योजना का मंत्रालय कौन सा है, तो आपका आंसर रहेगा सहकारिता। आपसे ये पूछा जा सकता है कि हरियाणा में सांझी डेयरी योजना जो है ना, ये किसके हित के लिए है। जब गायें बहुत आवारा घूमती है, अब इतनी आवारा गायें घूम रही है तो इससे रोड एक्सीडेंट भी बढ़ते हैं, पशुओं को भी दिक्कत होती है, उनकी भी जान माल का ही ज़्यादा खतरा है। रोड एक्सीडेंट हो रहे हैं तो एक इंसान, हमारा भी जान माल का खतरा है, बेचारी भूखी मर रही है और अस्त व्यस्त रहती है। और रोड के ऊपर भी अगर वो बैठी रहती हैं तो मतलब मान ले गोबर वगैरह के तरीके से भी कह सकते हो, साफ सफाई में भी दिक्कत है, तो उनको भी जीवन है वो थोड़ा ढंग का मिल जाएगा। और बाकी जो व्यवस्था है, आपके कहिए रोड की व्यवस्था है, ट्रैफिक रूल्स जो है आपके, वो थोड़े अच्छे सुधर जाएंगे। इनको देखते हुए ग्राम पंचायतों की ज़मीन पे बेसिकली सांझी डेयरी योजना के तहत शेड बनाए जाएंगे। हाँ, हालांकि वो बात अलग है, उनसे पूछ के ही ये चीज़ होने वाली है, ठीक है। कितने हर हित स्टोर खोले जाएंगे हरियाणा में, टोटल हर हित स्टोर कितने खोले जाएंगे, तो हर हित स्टोर हरियाणा में खोले जाएंगे टोटल 1500 खोले जाएंगे। प्राथमिकता उनको होगी जो महिला है या पढ़ी लिखे हैं या पूर्व सैनिक अधिकारी हैं, उनके लिए ये प्राथमिकता होगी, याद रखना। 1500 हर हित स्टोर खोले जाएंगे हरियाणा में। सर खेल की अगर बात की जाए तो खेल के अंदर क्या इंपॉर्टेंट है, हरियाणा में क्या स्थापित किया जाएगा। हरियाणा में एक तो खेल अकादमी स्थापित की जाएगी, स्पोर्ट्स एकेडमी स्पेशली सेटअप की जाएगी। हालांकि इसकी घोषणा हो गई थी तब जब नीरज चोपड़ा पदक लेके आए थे, अभी तक फाइनली तो नहीं है कि मेन तो बात पंचकुला में ही होने वाली है, और हो सकता है इसमें इस खेल अकादमी के अध्यक्ष भी बना दिया जाए नीरज चोपड़ा को। ऐसा जब इनको पदक के साथ साथ इनको पैसे दिए गए तब ये घोषणा हुई थी, अगर वो चाहते हैं तो ऐसा हो जाएगा। अच्छा, अंबाला और पंचकुला में कैसे खेल छात्रावास स्थापित होने वाले हैं। अंबाला और पंचकुला के अंदर जो है ना 200 बिस्तर क्षमता वाले खेल छात्रावास का मतलब क्या है, आपका स्पोर्ट्स हॉस्टल जो है ना ये बनने वाले हैं। जैसे मान लो मैं दिन में खेल रहा हूँ तो मुझे आके यहाँ पे सोने के लिए हॉस्टल चाहिए, तो जिसमें एक हॉस्टल में 200 बिस्तर है ना वो होने वाले हैं। इसको भी बात आप लोगों को यहाँ से याद कर लेना है डियर, ठीक है। कुरुक्षेत्र और करनाल जिले में बेसिकली क्या है, कितने सेंटर है उनका निर्माण होने वाला है। कुरुक्षेत्र में साइकिल वेलोड्रोम सेंटर का बनेगा और करनाल में वाटर स्पोर्ट्स सेंटर बनेगा। साइकिल वेलोड्रोम क्या होता है, साइकिलिंग ट्रैक होता है, उसको साइकिल वेलोड्रोम कहा करते हो आप लोग। और करनाल के अंदर वाटर स्पोर्ट्स बनने वाला है आपका, ठीक है, तो इनको भी याद रखना आप लोग।
चोटिल खिलाड़ियों के लिए कौन सी स्कीम स्टार्ट की गई है? बहुत ही प्यारा सवाल है। चोटिल खिलाड़ियों के लिए, यानी कि जो खिलाड़ी खेल रहे हैं, खेलते समय चोट लग गई है, ऐसे खिलाड़ियों के लिए एक योजना स्टार्ट की गई है। योजना का नाम क्या है? मास्टर चंदगी राम स्पोर्ट्स पर्सन इंश्योरेंस बेनिफिट स्कीम। क्या है? मास्टर चंदगी राम स्पोर्ट्स पर्सन इंश्योरेंस बेनिफिट स्कीम है। इस योजना को याद कर लेना। योजना तो जो पढ़ाई जा रही है आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट वे में सभी के सभी आपको याद करनी है, बहुत ही ढंग से याद करनी है, ठीक है ना। मास्टर चंदगी राम स्पोर्ट्स पर्सन इंश्योरेंस बेनिफिट स्कीम, ठीक है। अगला सवाल अगला है कि वैज्ञानिक खेल प्रशिक्षण एवं पुनर्वास केंद्र कहाँ बनेगा? ये हिसार और रोहतक केंद्र बनने वाले हैं आपके। एजुकेशन की बात की जाए तो एजुकेशन के तहत सबसे पहली बात है पीएम श्री योजना के तहत हर ब्लॉक में कितने स्कूल खोले जाएंगे? पीएम श्री के तहत एक्चुअली एक ऐसे स्कूल हरियाणा में खोले जा रहे हैं जो दिखने में तो मतलब होंगे तो सरकारी, फीस तो सरकारी ही लगने वाली है बच्चों की तो, लेकिन जो फैसिलिटी है वो टॉप क्लास स्कूलों की होगी, जिसमें उनको इंग्लिश कल्चर ही दिया जाएगा, इंग्लिश में ही बोलने वाले टीचर मिलेंगे। जैसे होते हैं ना कुछ अभिभावक जो सोचते हैं कि हमारा बच्चा प्राइवेट में नहीं पढ़ पा रहा है, उतनी स्किल्स शायद अच्छी सीख नहीं पा रहा है या उतनी चीज़ों को वो गैदर नहीं कर पा रहा है, इसके लिए पीएम श्री स्कूल योजना है। तो उनको माहौल तो बहुत एक वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी जैसा ही समझिएगा मिलने वाला है, लेकिन वहाँ फीस जो है ना वो बिल्कुल सरकारी जैसी ही लगने वाली है। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो याद रखना। हर ब्लॉक में 2 खोले जाएंगे, एक प्राथमिक विद्यालय, एक वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय, ठीक है। सूचना प्रौद्योगिकी के विकास के लिए पंचकुला में कौन सा केंद्र खोला जाएगा? विद्या समीक्षा केंद्र खोला जाएगा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के डेवलपमेंट के लिए। विद्या समीक्षा केंद्र हरियाणा के अंदर खोला जाएगा, ये पंचकुला डिस्ट्रिक्ट के अंदर। इसके बाद है ऑनलाइन शिक्षा के पाठ्यक्रम के लिए SCERT गुरुग्राम में कौन सा केंद्र स्थापित करने वाली है? ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेंटर ही करेंगे। अच्छा, इसके अलावा सरकारी स्कूलों में उपलब्ध करवाया जाएगा ड्यूल डेस्क, ठीक है ना, बैठने वाले। कौन सी समिति के माध्यम से सरकारी स्कूलों में सिविल कार्य करवाए जाएंगे? स्कूल प्रबंध समिति के माध्यम से। ये MCQ शायद बन जाए आपका। कौन सी समिति बैठेगी? एक पर्टिकुलर समिति है, उस समिति के माध्यम से सरकारी स्कूलों में सिविल कार्य जो है ना वो करवाए जाएंगे आपके, ठीक है। अच्छा सर, इसके अलावा हमारे पास में क्या है? इसके अलावा हमारे पास में है कि शैक्षणिक स्तर पर शैक्षणिक जो सेशन है हमारा 2023-24, इसमें कक्षा 6 से 8 तक कौन सी कक्षा शुरू की जाएगी? क्वेश्चन बन सकता है, ये क्वेश्चन बन सकता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला, ठीक है ना। ये कौशल शिक्षा स्टार्ट की जाएगी, यानी कि स्किल डेवलपमेंट है ना, इसको स्टार्ट किया जाएगा। इसको बहुत ढंग से याद रखना है। स्किल डेवलपमेंट क्या होता है, मैं कल से आपको बार बार कह रहा हूँ, यहाँ से सवाल बन सकता है। हरियाणा सरकार है, बल्कि भारत सरकार है, इस पर पूरा फोकस कर रही है कि छठी क्लास से ही बच्चों को स्किल सिखाना, यानी कि किसी एक पर्टिकुलर काम में जिसमें उसका इंटरेस्ट है उसमें उसे सिखाना स्टार्ट कर दिया जाए, ताकि वो भविष्य में बहुत ही अच्छे तरीके से उसको याद कर सके, रिवाइज कर सके। कितनी वार्षिक आय वाले परिवारों के 1000 छात्राओं को सरकारी कॉलेज में फ्री कोचिंग दी जाएगी? ये कंपटीशन की जो प्रिपरेशन है ना, ये बिल्कुल फ्री दी जाएगी 3 लाख रुपए तक के वार्षिक आय वालों को, ठीक है ना, यानी कि 3 लाख इसका ठीक आंसर है। अगली बात हम करें तो ये आती है कि 2023-24 में मान्यता प्राप्त विद्यालयों व कॉलेज में विद्युत वाहन, मैन्युफैक्चरिंग, एविएशन, फार्मेसी व ग्रीन टेक्नोलॉजी में कौन से केंद्र स्थापित होंगे? पूरी बात ध्यान से सुनना, दोबारा सुनना। 2023-24 में मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय, यानी कि जो आपके वैलिड यूनिवर्सिटी है उनके अंदर, और के साथ में कॉलेज भी है, इनके अंदर विद्युत वाहन यानी कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स है, इसका सेंटर ऑफ एक्सीलेंस। और सेंटर ऑफ एक्सीलेंस जब भी कहूँ तो इसका मतलब तुम समझ जाना, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का सीधा मतलब होता है जहाँ पे टेक्नोलॉजी लगाई जाएगी। टेक्नोलॉजी का मतलब है कि अपनी स्किल का यूज करके कुछ नया प्रोडक्ट बन जाना, कुछ नया इजाद हो जाना, उसको ही आप लोग कहोगे टेक्नोलॉजी। अच्छा, इसके अलावा मैन्युफैक्चरिंग पे भी जो है ना वो एक्सेलेंस सेंटर होगा, कुछ और नया कैसे बनाया जा सकता है जो इंजीनियरिंग में हेल्प करे। इंजीनियर क्या होता है? इंजीनियर होता है जो जरूरत को सुविधा में बदल दे। कोई कभी गर्मी लगी होगी तो पंखा बना दिया, हमें ये पढ़ाने की जरूरत पड़ी थी, ऐसे ऐसे पढ़ाने की ज़रूरत महसूस हुई कि कुछ ऐसा हो कि जिसके अंदर सब चीज़ें हों और बार बार ऐसे मार्कर लेना ना पड़े, अच्छे से पढ़ाया जा सके। ऐसी बड़ी सी टच स्क्रीन होनी चाहिए थी, हो गया, ठीक है। तो ऐसा ही होता है, इसमें सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ही काम करते हैं। एविएशन, एविएशन का मतलब है ये एरोप्लेन वाला डिपार्टमेंट। वैसे मैं आपको कहूं कि दुनिया में सबसे महंगा ट्रांसपोर्ट कौन सा है, तो सबसे महंगा ट्रांसपोर्ट जो है ना वो एविएशन ट्रांसपोर्ट है। फार्मेसी हो गया, दवाइयों वाला। ग्रीन टेक्नोलॉजी है, यानी कि आप लोग प्राकृतिक खेती पे बढ़ावा देने वाले हैं। इन सभी के लिए जो है ना उत्कृष्टता केंद्र बनेगा।
पूछा जा सकता है आपसे कि कौन कौन से सेंटर में जो है वो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस सेटअप किए जाएंगे, तो इन इन सेक्टर के अंदर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस सेटअप किए जाएंगे आपके। ठीक है सर। इसके बाद में कॉलेज और पॉलिटेक्निक के शिक्षकों को प्रेरित करने के लिए कौन सी योजना स्टार्ट हो रही है? शिक्षक पुरस्कार योजना। ये बिल्कुल लेटेस्ट योजना है, ध्यान रखिएगा, आपको कहीं नहीं मिलेगी, कहीं चक्कर आप काटते हो पढ़ते हो, सही बात है, लेकिन ये एकदम लेटेस्ट है, इसको बहुत ही ढंग से पढ़ना है आप लोगों को। क्या कि शिक्षक पुरस्कार योजना कॉलेज और पॉलिटेक्निक के शिक्षकों को प्रेरित करने के लिए। इसका मतलब क्या है सर? देखो भाई, स्किल्स सिखाना बहुत जरूरी है हर एज ग्रुप को, हर टीचर के एज को। अब कहोगे सर टीचर को क्या जरूरत है, तो पढ़ा हुआ ही है तभी टीचर बन गया। नहीं 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 नहीं, यही तो मिथ है, यही तो गड़बड़ है, यही तो अहंकार मार जाता है। मैं खुद टीचर हूं, पर मैं कह रहा हूं कि यही हम टीचर्स में, मैं चलो अपने आप को गिनता हूं उनमें, अगर मैं पढ़ा हुआ हूं और एक बार पढ़ लिया और दोबारा पढ़ाए जा रहा हूं, तो मैं कह रहा हूं मैं अच्छा नहीं पढ़ाऊंगा, मैं बिल्कुल अच्छा नहीं पढ़ा रहा। क्यों नहीं पढ़ा रहा? क्योंकि मैं पढ़ नहीं रहा हूं। अगर मैं अच्छा टीचर बनना चाहता हूं, अगर मेरे पढ़ाए हुए से बच्चों में से सिलेक्शन चाहता हूं मैं, या उनको ठीक ढंग से समझ आ सके, तो इसके लिए मुझे दिन रात खुद पढ़ना पड़ेगा, मुझे मेहनत करनी पड़ेगी। और अगर मैं मेहनत करता हूं, डेली में अपडेट रहता हूं, तो मैं टीचर कहलाने लायक हूं। यही तो एक टीचर की निशानी है। अच्छा सर, फिर ऐसा कैसे हो सकता है? आप ये बताओ कि मान लो मेरे कंप्यूटर सब्जेक्ट की बात करते हैं चलो, या हरियाणा जीके की बात कर लो, या आप ज्योग्राफी की, पॉलिटिक्स, किसी भी सब्जेक्ट की बात कर लो, उनमें रोज नया क्या हो सकता है सर? किसने कहा नहीं नया नहीं होता? टेक्नोलॉजी हर रोज आती है, टेक्नोलॉजी का विस्तार हर रोज होता जा रहा है, तो उसमें रोज कुछ ना कुछ चीज़ें ऐड होती जा रही है उस सब्जेक्ट से रिलेटेड। तो हर रोज पढ़ना है। आप में से भी कोई अध्यापक बनने जा रहा है तो इस बात को नियम पकड़ लेना आप लोग। मैं ऐसा खोखली बातें नहीं करता, मैं खुद ये काम करता हूँ तो कह रहा हूँ। मैं भी पढ़ता हूँ भैया, और बहुत पढ़ता हूँ हर रोज। जितना आपको पढ़ाने के लिए जो चीज़ें याद कर रखी है वो सब कुछ पढ़ पढ़ के ही याद होती है। और खुद देखो करंट अफेयर है तो जाहिर सी बात है पढ़ना ही पड़ता होगा, वरना बिना पढ़े तो डेली कैसे अपडेट हो पाता होगा मैं। तो फिर भी मैं अपने और भी सब्जेक्ट्स को जहाँ पे पढ़ाता हूँ, जो भी सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ, मैं उसको जरूर पढ़ता हूँ और डेली उसके रिलेटेड चीज़ें हैं उनको रिफाइन करता हूँ। तो ही अगर आप एक अच्छे टीचर बनना चाहते हो तो ये करना पड़ेगा। अदरवाइज आप अच्छे हो लेकिन सदा के लिए अच्छे नहीं रहोगे, ये गारंटी है, क्योंकि उतार चढ़ाव आ जाएगा। अगर अपने फेज को लगातार यूं ही रखना चाहते हो तो आपको वही उसके लिए मेहनत लगातार करनी पड़ेगी। एक बार नेम आने के बाद ऐसे नहीं कि बहुत हैप्पी हो जाओ, चलो ठीक है वहीं पे जाके छोड़ दो। दे धड़ाम भी जनता चढ़ाती है तो जनता गिरा भी देती है, ये तो सच्चाई है ना आपकी। तो लगातार मेहनत करनी बहुत ज़रूरी है आपको। एनीवे, ऐसे टीचरों को मेहनत करवाने के लिए ये है कि अच्छी कोई मेहनत करेगा उसको फिर बाद में अवार्ड वगैरह जो है ना हम लोग देने वाले हैं, ऐसा इनका कहना है। ठीक है, चलो सर अगली बात पे बात करते हैं हम लोग यहाँ पे कि हरियाणा में अगले 2 सालों तक कितने प्ले स्कूल खोले जाएंगे। बहुत प्यारा सवाल है ये भी आपका, ठीक है ना। इसको भी जरूर याद करिएगा आप लोग। क्या कि हरियाणा में अगले 2 सालों तक टोटल 4000 प्ले स्कूल खोले जाएंगे। टोटल 4000 प्ले स्कूल खोले जाएंगे हरियाणा के अंदर अगले 2 सालों के अंदर। अगली बात आती है हेल्थ से रिलेटेड। अच्छा, हेल्थ से रिलेटेड बात करो तो आज कौन सा डे सेलिब्रेट कर रहे हो आप? आज सेलिब्रेट कर रहे हो आप वर्ल्ड हेल्थ डे सेलिब्रेट कर रहे हो। ठीक है, मतलब आप लोग ये याद रखिएगा 7 अप्रैल की बात करें तो 7 अप्रैल 1950 को ये पहला हेल्थ डे सेलिब्रेट किया गया था। ठीक है ना, पहला हेल्थ डे, पहला स्वास्थ्य दिवस जो है ना वो आपका सेलिब्रेट कब किया गया था? वो किया गया था 7 अप्रैल को। एक तो बात ये हुई। दूसरी बात इंपॉर्टेंट ये हुई आपके कि 7 अप्रैल 1950 को पहला स्वास्थ्य दिवस सेलिब्रेट किया गया। तो 7 अप्रैल को क्यों, एक बात और भी याद कर सकते हो कि 7 अप्रैल 1948 को आपके WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना हुई थी। अगर आपको याद हो तो 7 अप्रैल 1948 को WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना हुई थी। अच्छा, इसके अलावा ये भी याद रखना आप लोग कि इस बार का जो आपका हेल्थ डे है इसका थीम क्या है? इसका थीम है हेल्थ फॉर ऑल। क्या है? हेल्थ फॉर ऑल, ये इसका थीम है। 7 अप्रैल को वर्ल्ड हेल्थ डे सेलिब्रेट करते हैं, आप लोग ये याद रखना। तो खैर हम लोग बात क्या कर रहे हैं? हम लोग बात ये कर रहे हैं कि स्वास्थ्य में जो इस बार कहा गया वो क्या है? कितनी वार्षिक आय वाले परिवार चिरायु आयुष्मान योजना में शामिल होंगे?
अब इस बात को बहुत ढंग से समझना, बजट में कही गई है तो अच्छे से याद करना। चिरायु योजना के अंदर देखो, चिरायु आयुष्मान योजना है, अगर कोई परिवार सालाना 3 लाख रुपए तक कमाता है तो वो इस योजना के तहत फ्री में इलाज करवा लेगा, ठीक है ना। फ्री में क्या करवा, नहीं सॉरी, इलाज नहीं, फ्री में वो चेकअप करवा लेगा, टेस्ट करवा लेगा। टेस्ट बिल्कुल फ्री हो जाएंगे, 3 लाख रुपए सालाना कमाता है तो। और अगर उसके साल के 1,80,000 यानी कि फैमिली आईडी के अंदर उसके 1,80,000 तक है, यानी कि वो अगर अंत्योदय परिवार है, तो उसको इलाज भी फ्री मिलेगा। सालाना 5 लाख रुपए तक का इलाज उसको फ्री मिलेगा। ये योजना को थोड़ा सा बारीकी से समझना, जो आपके काम आ सकती है। ये इस योजना की शुरुआत जो की थी ना, वो कब की गई है? 29 नवंबर को की गई है। 29 नवंबर 2022 को की गई है। किसके द्वारा की गई है? द्रौपदी मुर्मू के द्वारा की गई है, ठीक है ना, भारत के राष्ट्रपति द्वारा। पंचकुला में की गई है, कुरुक्षेत्र से की गई है, ठीक है। 3 नए मेडिकल कॉलेज के साथ साथ 11 जिलों में क्या और स्टार्ट होने वाले हैं? नर्सिंग कॉलेज और पैरामेडिकल कॉलेज, यानी कि हरियाणा के अंदर जो है ना, वो नए मेडिकल कॉलेज बनेंगे। नए मेडिकल कॉलेज के साथ साथ नर्सिंग कॉलेज है, उनको भी सेटअप किया जाएगा हरियाणा के 11 जिलों के अंदर। कौन से जिले में उत्कृष्टता केंद्र खोले जाएंगे? सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके ऑलरेडी 2-3 क्वेश्चन आ चुके हैं, अब तीसरा चौथा सवाल फिर आ रहा है आपका। एक तो रोहतक के अंदर खुलने वाला है, जिसका नाम है पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटल साइंस, यानी कि डेंटल साइंस के ऊपर रिसर्च से संबंधित ये आपका एक सेंटर खुलने वाला है, जिसको सेंटर ऑफ एक्सीलेंस आप लोग कह रहे हो। एक तो बात हुई। दूसरी बात है नल्लड़। नल्लड़ कहाँ पड़ता है? नल्लड़ पड़ता है नूह के अंदर। यहाँ पे शहीद हसन खां मेवाती गवर्नमेंट कॉलेज जो है ना, ये आपका खोला जाएगा। ये दोनों आप लोगों को बहुत प्यारे सवाल हैं, दोनों को बहुत ही ढंग से, बहुत ही अच्छे तरीके से जो है ना, वो यूज कर लेना है, याद कर लेना है डियर, ठीक है ना। अच्छा सर, कहाँ सार्वजनिक निजी सहभागिता से अल्ट्रासाउंड मशीन और नैदानिक सुविधा उपलब्ध होने वाली है? ये उपमंडलीय अस्पतालों के अंदर होने वाली है, इस बात को आप लोग याद करना। आधुनिक मल्टी स्पेशलिटी जिला अस्पताल कहाँ पे बनाया जाएगा? ये गुरुग्राम के अंदर बनने वाला है, 700 बिस्तर वाला। सर ये क्या है? मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल क्या है? देखो भाई, इसका मतलब ये है कि नॉर्मली आपने देखा होगा सरकारी हॉस्पिटल में बहुत ज़्यादा सुविधा नहीं होती है, डॉक्टर ही नॉर्मली दिखाई देते हैं, वो भी कभी कभार दिखते हैं, बस नॉर्मली काम सारे सरकारी पचड़े के ही होते हैं, फर्स्ट एड जैसे ही काम होते हैं जनरली सरकारी हॉस्पिटल में। लेकिन यहाँ पे क्या है, गुरुग्राम में एक मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल होगा, जैसे कि आपने एक मेदांता फोर्टी जैसे हॉस्पिटल देखे हैं, या यूं कहिएगा जहाँ पे हर प्रकार की सुविधा, खैर उतने बड़े लेवल के तो ना सही, लेकिन लगभग यूं की सुविधा तो सारी मिल जाए वहाँ पे। ये बजट में घोषणा हुई है, इस बात को थोड़ा ढंग से याद करना, आपके काम आ सकती है ये बात। गुरुग्राम में बनेगा 700 बिस्तर वाला, ये बनेगा आपका। स्टेट एक्शन समानुभूति सेंटर जो है ना, इनका सेटअप कहाँ पे होगा? ये पंचकुला में होगा, निशक्त जन के लिए होगा। स्टेट एक्शन समानुभूति सेंटर, निशक्त जन का मतलब ये होता है जिनका कोई सहारा नहीं है, निशक्त है बेचारे, उन लोगों के लिए जो है ना, वो पंचकुला के अंदर ये खोला जाएगा आपका स्टेट समानुभूति सेंटर। हरियाणा के कितने जिलों में सैनिक सदन बनाए जाएंगे? तो हरियाणा के अंदर टोटल 7 जिलों के अंदर जो है ना, वो सैनिक सदन बनाए जाएंगे। टोटल 7 जिलों में सैनिक सदन बनाए जाएंगे। अच्छा, ये क्या होंगे? एक्चुअली सामाजिक न्याय यहाँ पे मिल सकता है, आधिकारिकता है, अनुसूचित जातियां हैं, पिछड़े वर्ग का कल्याण है और अंत्योदय सेवा है। ये सब कुछ जो है ना, यहाँ पे मिलने वाली सुविधाओं में से सुविधा है, इनको याद रखना जी आप लोग, ठीक है। अच्छा, वृद्धावस्था पेंशन आप सभी को पता है, बहुत ढंग से पता है कि पहले होती थी 2,500 रुपये, और 1 अप्रैल 2023 को क्या हुआ है कि ये वृद्धावस्था पेंशन है वो बढ़ा दी गई है, और बढ़ा के टोटल कितनी कर दी गई है? ये कर दी गई है आपकी 1 अप्रैल से 2,750 रुपये कर दी गई है, इस बात को याद रखना आप लोग, ठीक है ना। अच्छा माय डियर स्टूडेंट्स, अभी